Hi, welcome everyone. हेलो, वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है। कुछ लोग और जुड़ते रहेंगे। वी विल वेट फॉर मे बी कपल ऑफ मोर मिनट्स। और आज का टॉपिक बहुत सिंपल रहेगा। बेसिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। आई मीन टू से इट विल बी अबाउट ट्रेडिंग एंड टैक्सेशन। ओके, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी है, इट विल बी अबाउट टैक्सेशन। एक सीए जो है मेरे पहचान के, ही इज अ फ्रेंड ऑल्सो। सो उनको भी मैंने बुलाया है, बट ही विल बी ज्वाइनिंग सून। तो एक बार वो ज्वाइन हो गए तो देन वी विल हैव क्वेरीज। कोई भी क्वेरी रहेगा तो हम उनसे पूछ सकते हैं क्वेरी। बट एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं दूंगा। पहली चीज कि आपको जो भी डिसीजन लेना है आपके टैक्सेशन के बारे में, वो हमेशा आपको आपके किसी सीए से कंसल्ट करके ही लेना है, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके लेना है। आई एम गिविंग यू नॉलेज विच इज कॉमनली अवेलेबल। जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ। बट यू शुड नॉट रिलाई ऑन मी और एनी अनऑथराइज पर्सन। आप किसी सीए को कंसल्ट करके ही देंगे, आपका डिसीजन लेंगे टैक्सेशन के बारे में। ठीक है। सो मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ अबाउट टैक्सेशन टू स्टार्ट विथ। ये वीक में हमारा थोड़ा ज्यादा लेक्चर्स नहीं थे। वीकेंड में आई वॉज ऑल्सो आउटसाइड। one more Saturday I might not be there, but Sunday ko we can have. Next week may we will have some advanced lectures. So trading and taxation. Okay, trading and taxation के बारे में हम बात कर रहे हैं। काफी लोग जुड़ रहे हैं। वी विल वेट फॉर जस्ट फ्यू मोर सेकंड्स एंड वी विल स्टार्ट। और जब सीए रौनक कोठारी, जिनको मैंने बुलाया है, वो जब आएंगे, दैट टाइम आई विल शो हिम वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू बाय दैट टाइम। और फिर एक बार कंफर्म करके आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन टेक। सो बेसिकली अगर आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो तो टैक्सेशन किस तरह से करना है, सो इट इज ऑल अबाउट दैट। ओके। सो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है, लोग ज्वाइन होते रहे। सो आई विल वेट फॉर अनदर फ्यू सेकंड्स। ओके। सो ट्रेडिंग एंड टैक्सेशन के बारे में फर्स्ट मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि आपको कोई भी टैक्सेशन का डिसीजन लेना है तो आपको किसी एक्सपर्ट सीए का एडवाइस लेना है। मैं आपको वही नॉलेज दे रहा हूँ जो मेरे मुझे जो पता है, मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ाई की है वो हिसाब से मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। बट आपको किसी एक्सपर्ट सीए से सलाह मशुरा करके आपका जो सीए रहेगा उसके साथ देना है। जो सीए आएंगे आज वो भी वही बोलेंगे आपको। ही विल हैव सेम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ओके। सो वो आएंगे थोड़ी देर में। तो तभी हम उनसे आपका जो सवाल है पूछ लेंगे। बट बेसिकली मैं अभी बेसिक्स कुछ क्लियर कर लेता हूँ। ओके। सो फर्स्ट थिंग, हम कैश मार्केट की बात करते हैं। हम्म, तो कैश मार्केट में वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है? स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जहां पे आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो और एक दिन से ज्यादा रख रहे हो, यानी इंट्राडे नहीं कर रहे हो, आज खरीद के कल परसों कभी भी बेच रहे हो। यहाँ पे शॉर्ट तो कर ही नहीं सकते, आप लॉन्ग ही कर सकते हो। राइट। सो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे कौन से टाइप का टैक्स लगेगा?
ठीक है। कुछ लोग डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस भी दिखा सकते हैं, वेरी रेयरली, बट जनरली कोई ना, सब लोग कुछ बाकी इनकम रहता है, सैलरी रहती है, एंड प्लस दे डू डिलीवरी ट्रेडिंग। फुल टाइम डिलीवरी ट्रेडिंग काफी कम लोग करते हैं, सो उनके लिए टर्न ओवर कैलकुलेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट यहाँ पे टर्न ओवर वगैरह का कोई सवाल नहीं है, वो ऑडिट का जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि अगर आपने 365 डेज के ऊपर कोई स्टॉक रख के फिर बेचा है, तो दैट विल कम अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 365 से कम है, ग्रेटर और इक्वल टू रहेगा ये, ऑब्वियसली। 365 डेज के कम है तो इट विल बी अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, जो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जितना मैंने स्टडी किया है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपीज तक का कंसेशन है, यानी आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख के नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देर आर टू कपल ऑफ रिजीम्स ना, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो न्यू रिजीम में एक आपको सिलेक्ट करना होता है ना, न्यू रिजीम में आप टैक्सेशन करोगे ओल्ड रिजीम में, राइट। सो यहाँ पे न्यू रिजीम में 25,000 तक का रिबेट अवेलेबल है। 25,000 तक का रिबेट अवेलेबल है न्यू रिजीम के अंदर, शॉर्ट टर्म गेन में। लॉन्ग टर्म गेन में जो आपको आई थिंक टैक्स लगता है, वो मैंने भी सब लिखा हुआ है, मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो दैट इज 10% टैक्स लगता है। सो 10% ऑफ द प्रॉफिट यू हैव टू गिव लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे आपको 15% टैक्स लगता है, ठीक है। 15% शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स लगता है। सो सपोज आपने कुछ स्टॉक लिए और 365 डेज के बाद में बेचे, और आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, सपोज 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक एग्जाम्पल, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आपको एक्चुअली 1 लाख रुपए निकाल के, ये लॉन्ग टर्म है ना, 1 लाख रुपए निकाल के 4 लाख रुपए पे ही टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ तो भी 1 लाख का यहाँ पे कंसेशन है, फर्स्ट 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का। तो पहले 1 लाख रुपीज पे नो टैक्स ऑन 1 लाख रुपीज, ओके, नो टैक्स ऑन द प्रॉफिट। तो पहले 1 लाख रुपीज पे प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा अगर लॉन्ग टर्म है तो। शॉर्ट टर्म में सब पे लगेगा, जो भी प्रॉफिट है उसमें लगेगा। और ये न्यू रिजीम में अगर आप जाते हो तो 25,000 रुपए का रिबेट आप यूज कर सकते हो। 15% टैक्स है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में 10% टैक्स है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में जो आपका लॉस हो रहा है वो आप अगले 8 साल तक, आप 8 इयर्स तक आप कैरी कर सकते हो, और अगले 8 साल में आपको लॉन्ग टर्म में ही, यानी ये 365 के डेज के ऊपर रख के ही जिसमें प्रॉफिट होगा उससे आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। उसको बोलते हैं लॉस हार्वेस्टिंग, लॉस हार्वेस्टिंग, ओके। आप किसी भी और प्रॉफिट और लॉस से इसको कंपेयर नहीं, जैसे एफएनओ में हो रहा है या इंट्राडे में हो रहा है, उससे आप ये नहीं कर सकते, कॉम्पनसेट इस लॉस को नहीं कर सकते कि एफएनओ में 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और आपको ये 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो आप इससे कुछ नहीं कर सकते। आप ये जो लॉस होगा वो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करके लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कॉम्पनसेट कर सकते हैं। जैसे कि ये साल में आपको 2 लाख का लॉस हुआ, ठीक है, ये साल में 2 लाख का लॉस हुआ, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले साल में 1 लाख का लॉस हुआ, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले साल में 1 लाख का लॉस हुआ, 4 लाख हो गया,
और 5वें साल में आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो आपको 1 ही लाख पे भरना है, क्योंकि 4 लाख तो आपका कॉन्सेंट्रेट ये हो गया, कॉम्पनसेट हो गया, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक। वैसे ही शॉर्ट टर्म का भी 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी दोनों के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर लॉस होता है, यानी शॉर्ट टर्म में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, बेसिकली स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, और आपको लॉस होता है, तो अगले 8 साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी प्रॉफिट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो। मैं अनम्यूट करता हूं, और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मैं डाउट का आंसर नहीं दे पाऊं, क्योंकि ये मेरा एक्सपर्टीज एरिया नहीं है। मैं आपको जितना सिंप्लीफाई करके बता सकता हूं उतना कर रहा हूं। इसके बाद हम टर्नओवर, एफएनओ, इंट्राडे, ऑडिट और टैक्स कैसे निकालना है, ये सारी बात करेंगे। टैक्स तो बहुत सिंपल है, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड करना है। जितना भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है आपके सैलरी को ऐड करना है, जो स्लैब में जाओगे वो हिसाब से आपको टैक्स भरना है। वो तो बहुत सिंपल है। जैसे आपका 10 लाख का सैलरी है, आप इंट्राडे से 1 लाख आ रहे हैं आपका, आप डिलीवरी से 2 लाख आ रहा है आपका। ठीक है, डिलीवरी से 2 लाख आ रहा है आपका, या सॉरी एफएनओ से आ रहा है, ये तो अलग हो गया ना, तो सॉरी एफएनओ से 2 लाख आ रहा है, तो 13 लाख हो गया, तो 13 लाख पे आपको भरना है। ये एफएन, ये इसका डिलीवरी का अलग हो गया। एनीवे, इसके अंदर कुछ डाउट है क्या, पहले बताओ मुझे। सर नीलेश प्रधान मी हाँ नीलेश प्रधान। कॉम्पेंसेट मतलब 7 साल कर सकते हैं क्या हम? 8 साल बोल रहे हैं ना? मतलब अगर प्रॉफिट हो गया तो वो कॉम्पेंसेट मतलब प्रॉफिट हो गया तो भरना ही है ना इनकम टैक्स। हाँ हाँ। नहीं नहीं मतलब अगर 7 साल में सपोज मतलब 2 लाख अगर लॉस हो गया और इस टाइम अगर 1 लाख प्रॉफिट हो गया तो 1 लाख पे आवाज कट हो रहा है सर आपका। ओके। हाँ, सपोज प्रॉफिट मतलब इस साल 2 लाख हो गया और 1 लाख का मतलब मेरा पहला मतलब ये लॉस हुआ था सपोज, तो 1 लाख पे टैक्स भरना है। हाँ हाँ, पर पहले आपने दिखाया होना चाहिए। हाँ लास्ट ईयर आपने आईटीआर 3 में आईटीआर 3 भरोगे ना, जो भी है, जो भी फॉर्म, अभी वो सीए के साथ अच्छे से बात होगी। सैलरी वाले को 1 रहता है, और जो बिजनेस दिखा रहे हैं उनको 3 रहता है। शायद डिलीवरी बेस में 1 ही रहेगा, पर जो भी है, आपने जो लॉस दिखाया, वो लॉस के साथ, अगर आपने लॉस दिखाया है तो उसके साथ वो कॉम्पनसेट हो जाएगा 8 साल तक। ओके अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके ओके ठीक। 8 असेसमेंट ईयर्स, और राइट। वो मतलब वो शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, मतलब एक ये क्या होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म बनते हैं, तो शॉर्ट टर्म का भी ये कर सकते हैं ना? शॉर्ट टर्म का भी 8 साल तक कर सकते ओके ओके ठीक है। हो। थैंक सर ब्रोकरेज और बाकी जो चार्जेस हम पे करते हैं उसको कैसे दिखा सकते हैं? वो बिजनेस में दिखा सकते हैं, एफएनओ या इंट्राडे जो आता है ना, वो बिजनेस के अंदर आता है, उसमें दिखा सकते हैं। आई विल कम टू दैट। ये लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी बेस्ड इक्विटी में ट्रेडिंग के हम लिए है, दिस इज ओनली फॉर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। तो डिलीवरी बेस में इक्विटी में हम वो चार्जेस नहीं दिखा सकते टू डिडक्टेड फ्रॉम आवर प्रॉफिट? नहीं, जन अनलेस यू आर शोइंग इट कंप्लीटली एज अ बिजनेस, यानी आपको आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जो होता है ना, वो 2 टाइप से दिखा। जनरली एक आदमी सैलरी या दूसरा कुछ इनकम है प्लस डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो एक अलग सिनारियो हो जाता है। और सिर्फ सिर्फ वो फुल टाइम बिजनेस कर रहा है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का, तो फिर वो बिजनेस दिखाएगा, तो उसमें वो एक्सपेंसेस दिखा सकता है। ये उसमें थोड़ी क्लैरिटी अभी चाहिए, तो वो सीए आएंगे, उनसे ले लेंगे। बट जितना मुझे समझा है कि वो अलग से, अगर आप फुल टाइम डिलीवरी बेस्ड बिजनेस कर रहे हो ना, तो फिर आप एक्सपेंस उसमें दिखा पाओगे। जब हम जॉब हेलो। करके या कुछ और इनकम करके कर रहे हैं तो नहीं दिखा पाए। हेलो। हाँ वंदना जी। सर ये
टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म लॉस, तो शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म ऐसे एडजस्ट होता है कि लॉस शॉर्ट दोनों के टर्म सामने का जो एडजस्ट हो है, जाएगा। शॉर्ट टर्म का है दोनों के सामने होता है। शॉर्ट टर्म लॉस जो है वो हम्म, लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों के सामने हो जाता और लॉन्ग टर्म का अगेंस्ट लॉन्ग टर्म ओनली। है। लॉन्ग टर्म का अगेंस्ट लॉन्ग टर्म ओनली। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? कुछ इसमें सवाल आए रहेंगे, वो सवाल आप याद रख के या लिखने की कोशिश करो, सो दैट वी कैन आस्क टू द सीए, है ना? क्योंकि ये बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस काफी हो जाते हैं उसमें। तो जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में 4 सवाल आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट आवर एक्सपर्टीज एरिया ना। तो इसके लिए कुछ रहेगा तो आप लिख के रखो। जैसे अमोल जी ने कुछ पूछा है, मेरे दिमाग में भी 1-2 चीजें आई है, तो वी विल ट्राई टू ask him. He might be joining very soon, so better to keep this यहाँ पे ही रुक के हम थोड़ा सा बात कर लेंगे. I will just try to ask if he can join. मैं एक कॉल कर लेता हूँ, 1 सेकंड. सर अगर हम कोई नॉर्मल ट्रेड करते हैं उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह कटेगा क्या, जैसे आपने बोले? हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं ये बोल रहा था, जैसे कि अभी टैक्स का जो भी रूल रेगुलेशन लागू हुआ है, अगर हम कोई नॉर्मल ट्रेड करते हैं, जैसे आपने बोला था 10,000 का कैपिटल लेके हम जैसे करते हैं, अगर वैसे करते हैं हमको कोई टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा क्या? वो तो टैक्स लगता ही ना, आप जब ट्रेड करते हो तभी लग जाता है ना टैक्स। मतलब सर हम जो ऑर्डर के टाइम पे जो टैक्स लग रहा था उस टाइम पे आपने मेरे को समझाया था, वही वाला है ना? ऑर्डर के टाइम जो ब्रोकरेज प्लस टैक्सेशन लगता है वही टैक्सेशन, ये अलग है। इनकम टैक्स की बात चल रही है। ओके ओके सर, ओके थैंक यू। ये इनकम टैक्स की बात चल रही है कि जैसे आपको लॉस हो गया तो कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ऑडिट किसको जरूरी है किसको नहीं है। एक चीज आपको बता दो, 99% किसी को ऑडिट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्न ओवर का जो कैलकुलेशन रहता है ना इंट्राडे एंड एफएनओ में, वो काफी अलग है। ठीक है, तो अगर हम इसे बिजनेस, जो अमोल जी पूछ रहे थे, अगर इसको बिजनेस ट्रीट करते हैं, डिलीवरी बेस्ड बिजनेस को, तो आपका जो सेलिंग अमाउंट रहता है ना, दैट बिकम्स योर टर्नओवर। जैसे कि मैंने रिलायंस के 100 शेयर ले लिए, बेच दिए ना, मेरे लिया हुए थे, बेच दिए सेलिंग अमाउंट पे, तो 2000 इंटू 2000, सो 40 लाख मेरा वो टर्नओवर हो गया। वैसे टर्नओवर कैलकुलेट होता है। बट जब आप एज अ इन्वेस्टर दिखा रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऐसे अगर जब दिखा रहे हो, तो वो टाइम पे वो टर्नओवर के कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म या कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही भरनी है। और मेरे हिसाब से वो बिजनेस इनकम के अंदर इंट्राडे और फ्यूचर ही आता है, बट एक बार ये इन्वेस्टिंग के अंडर आता है, ये बिजनेस के अंडर नहीं आता है। पर फिर भी एक बार हम कंफर्म कर लेंगे, ही विल बी ज्वाइनिंग इन 2 मिनट्स, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे। ओके, एंड देन आई विल गो टुवर्ड्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है टोटल, यानी इसके इसके लिए नहीं, एफएनओ और इंट्राडे के लिए टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, और ऑडिट की रिक्वायरमेंट किसी को अगर है क्या, यानी टर्नओवर के ऊपर से होता है, ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट आती है क्या, और उसमें लॉस किस तरह से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बिकॉज दिस इज इन्वेस्टिंग पार्ट, जनरली दिस इज इन्वेस्टिंग पार्ट। ठीक है, एंड दैट विल बी बिजनेस पार्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इन्वेस्टिंग और बिजनेस को अलग रखो, तो दैट इज अ बिजनेस पार्ट। और बिजनेस पार्ट में भी स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव, तो इसमें बिजनेस पार्ट में आप इट्स अ फनी थिंग, बट एफएनओ को नॉन स्पेक्युलेटिव कहा जाता है, विच इज अ ह्यूज जोक।
एफएनओ को नॉन स्पेकुलेटिव कहा जाता है एंड इंट्राडे को स्पेकुलेटिव कहा जाता है। हालांकि एक्चुअली उसका रीजन ये है कि एफएनओ जो बना था दैट वाज फॉर हेजिंग, दैट वाज फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक्स, तो इसलिए वो नॉन स्पेकुलेटिव में है। बट एक्चुअली मैक्सिमम स्पेकुलेशन आज ऑप्शन में होता है, दैट इज अनदर द ट्रू स्टोरी, बट स्टिल इट इज अंडर नॉन स्पेकुलेटिव। बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इन इनकम टैक्स ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको जस्ट एक बात बता देता हूँ कि इंट्राडे में अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप 4 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 8 साल है ना, और एफएनओ में लॉस कर रहे हो तो 8 साल तक कर सकते हो। और इंट्राडे का लॉस इंट्राडे के साथ ही आप एडजस्ट कर सकते हो, एफएनए का लॉस आप एफएनओ के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है? इंट्राडे का लॉस आप इंट्राडे के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो अगले साल, अगले 4 साल में कभी भी जब प्रॉफिट होगा। और एफएनओ का आप एफएनओ के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। ओके, 8 साल तक, इंट्राडे के लिए 4 साल है। और कैसा टैक्स कैसे भरना है, कैसे होता है, जैसे आपका सपोज 10 लाख रुपए सैलरी है, और आपको 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ सपोज इंट्राडे में, 3 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ अगर एफएनओ में, तो हो गया 15 लाख। तो 15 लाख का जो स्लैब होगा वो हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना है। इट इज दैट सिंपल, क्योंकि दिस बोथ इज योर बिजनेस इनकम, दिस बोथ आर योर बिजनेस इनकम, इंट्राडे और एफएनओ। ठीक है? और 99% ऑडिट किसी को लगेगा नहीं, क्योंकि अभी 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया, ठीक है ना। और जो टर्नओवर कैलकुलेशन रहता है वो अलग है इंट्राडे में और एफएनओ में। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपने 2 ट्रेड लिए आज, ठीक है, पहले ट्रेड में आपको 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया और दूसरे ट्रेड में 300 रुपए का लॉस हो गया, 300 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो आपका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, ये माइनस निकाल देना है, 1000 रुपया होता है टर्नओवर। इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द शेयर कॉस्ट, इट इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, बट लॉस का माइनस निकाल देना है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट, ऐसे होता है टर्नओवर कैलकुलेट। और एफएनओ में भी ऐसे होता है कि आपके ऑप्शन के ट्रेड में आपको एक में 3000 रुपया मिला, दूसरे में 7000 रुपया गया, ठीक है, तो यू विल गेट, आपका टर्नओवर हो जाएगा ऑप्शन में 10,000। ठीक है, शायद शायद रौनक जी आए, आई विल चेक, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, सर ये क्योंकि ट्रेड के लिए नाम बता रहे, एडमिन है। काय के लिए बता रहे सर आप, यार ट्रेड के लिए बारे में बोल रहे हो? हाँ, एक मिनट, रौनक जी आप हो क्या एडमिन? एडमिन कौन है एडमिन? मैं हूँ सर, मैं। ओके ओके ओके, तो मैं आपको को-होस्ट बना देता हूँ। ओके, और बाकी आप अनम्यूट कर सकते हो शायद, क्योंकि आप को-होस्ट हो, ठीक है ना। मैं कुछ जो पॉइंट मुझे समझे ना रौनक जी, वो उनको बता रहा था। प्लीज फर्स्ट मैं जो उनको बताया 2 मिनट में वही आपको बताता हूँ, सो दैट यू कैन करेक्ट मी, क्योंकि मे बी आई माइट हैव सम मिस्टेक्स ना। सो रौनक जी हमारे सीए जो मेरा ऑडिटेड, क्योंकि मेरी कंपनी आपको पता है ना, तो हमारे ऑडिट वगैरह काफी साल से कर रहे, 7-8 साल से। सो दिखने को इतने यंग लग रहे हैं बट एक्सपीरियंस्ड है। ओके, ही इज फ्रॉम मुंबई ओनली। सो मैंने अभी टैक्सेशन पे मैंने थोड़ा सा जो पढ़ाई किया ना वो दिखा रहा हूँ, उनको बता रहा था कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर 365 डेज के ज्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म, और 365 से कम डेज में सेल करे तो शॉर्ट टर्म लगता है। लॉन्ग टर्म में 10% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स लगता है। यहाँ पे शायद 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में नए रिजिम में कुछ 25,000 का रिबेट आया हुआ है, ऐसे मैंने पढ़ा, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और 8 साल तक ये हम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के साथ ही कॉम्पन्स ये हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म में अगर लॉस हुआ 2 लाख का और मुझे अगले साल 2 लाख का प्रॉफिट है तो वहां पे वो हो सकता है। पर शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के साथ
कॉम्पनसेट हो सकता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो आप यू कैन टेल मी। नहीं, सही बात है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस समझो आज मुझे होता है 2 लाख का, तो अभी आज तक मैंने 7-8 साल के करियर में ऐसा देखा है कि कोई कोई हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, जाने तो मुझे लॉस हुआ है तो क्या बताने की जरूरत है। अगर मुझे इनकम रहता तो चलो मैं कुछ टैक्स भरता, अभी छुपाने का तो कुछ मौका है नहीं। इनकम टैक्स पोर्टल आपके पैन पे जितना भी सब ट्रांजेक्शन होता है वो सब वो दिखा देती है हमको। तो हम आपके पैन पे से लॉग इन करते तो आपका पूरा कुंडली आ जाता है वहाँ पे, रिलेटेड टू इनकम। तो फिर अगर मुझे आज अगर लॉस होता है तो आप बोलेंगे जाने दो, कुछ करने का जरूरत नहीं है, कंप्लेंट उसको छोड़ देते, तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो, गलत बात है। अगर आज लॉन्ग टर्म लॉस है तो आप उसको डिस्क्लोज करो। और उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि जो भी ड्यू डेट है आपका टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, फॉर एग्जांपल अभी नॉन ऑडिटेड जो पर्सन से सैलरीड पर्सन है या जिनका बिजनेस छोटा है, जिनका ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उनको अभी 31 जुलाई ड्यू डेट है फॉर ईयर एंडिंग मार्च 23। सो अगर इनकेस मेरा कोई भी लॉस है, अगर वो बिजनेस का हो या फिर कैपिटल गेन हो या ट्रेडिंग का हो, फ्यूचर ऑप्शन जो हम आगे देखेंगे, तो कोई भी लॉस हो जिसको मुझे आगे कैरी करना है, अगर आज लॉस है और कल मुझे प्रॉफिट हुआ तो फिर क्या करना है। क्योंकि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो डे वन को ही मुझे प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है ना। अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल जनवरी 23 को बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च 23 को, तो 3 महीने में मुझे प्रॉफिट होगा वैसे पॉसिबल तो नहीं है, तो लॉस भी हो सकता है। धीरे धीरे जैसी ग्रोथ होगी बिजनेस में वैसे मुझे प्रॉफिट्स होता जाएगा, क्योंकि इनिशियली क्या है, अपने जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं, रेंट देना है, सैलरी देना है, वो सब फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। और सामने टर्नओवर उतना होगा नहीं होगा उसका कुछ गारंटी नहीं रहती, तो वो सब आइटम्स जो है अपने वो स्टॉक में पड़े रहते हैं, तो उसके वजह से लॉस हो सकता है। तो इनकम टैक्स ने आपको बोला है कि भाई ठीक है, आपका लॉस है तो हम आपको एक स्पेसिफिक पीरियड देते हैं, वो पीरियड के लिए आप उसका वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करो। फ्यूचर में उतने पीरियड में आपको कभी इनकम होता है तो पहले आप वो लॉस माइनस कर लो, और फिर जो भी इनकम बचेगा उस पर टैक्स भरो। ऐसा इनकम टैक्स का प्रोविजन है। लेकिन वो लॉस आपको सेट ऑफ करने के लिए सबसे जरूरी है कि रिटर्न जो है आपको ड्यू डेट में फाइल करना पड़ता है। हमको इनकम टैक्स ने ऑप्शन दिया है कि आप 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हो, जिसको बिलेटेड रिटर्न टैक्स की भाषा में बोलते हैं। लेकिन उसमें आप चलो 5,000 रुपया जो भी लेट फी है, जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आप बेयर करोगे, बट ये जो लॉस जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। उसके लिए बेसिक थिंग, अगर मुझे कोई भी चीज में लॉस है, फॉर दिस पर्टिकुलर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस है या फ्यूचर ऑप्शंस में लॉस है या स्पेकुलेशन में लॉस है, कहाँ पे भी लॉस है, तो अगर उसका मुझे बेनिफिट फ्यूचर में जब भी मुझे प्रॉफिट्स होगा तभी लेना है, तो हमको सबसे पहली चीज रिटर्न जो है वो ड्यू डेट्स में फाइल करना है। अभी जैसा यहाँ पे सर ने बताया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या, आप शेयर्स की डिलीवरी तो लेते हो, ये दोनों ट्रांजैक्शन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पे आते हैं। शेयर्स की डिलीवरी आप ले लेते हो, इसके लिए वो आपका इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यू आर बाइंग दैट स्टॉक और बाइंग दैट शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज। इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर रिटर्न मुझे कल कम आएगा, ज्यादा आएगा, लॉस होगा, वो फ्यूचर का बात है, आगे का बात है। लेकिन जब भी आप स्टॉक या शेयर का डिलीवरी लेते हो तो आपका पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो जाता है, ठीक है। इसके लिए वो कैपिटल गेन के अंडर टैक्स होता है, बिजनेस इनकम कंसीडर नहीं होता। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो मुझे जो है, जो भी अपना स्लैब रेट रहेगा वो हिसाब से आपको टैक्स आपको 10% इसमें लगेगा। स्लैब रेट जो है, अगर वो शेयर्स अगर उसको ट्रीट नहीं होता है, ठीक है, अगर वो आइटम इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है या म्यूचुअल फंड नहीं है, तो फिर उसको 10% टैक्स नहीं आएगा। जो वो फिर जो अदर कैपिटल गेन होता है, फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो नॉन इक्विटी हो गया। अगर नॉन इक्विटी आइटम आप सेल करते हो तो आपका जो स्लैब में टैक्स है, अगर आपका अदर इनकम समझो 20 लाख है तो उस पर 30% भरना पड़ेगा। लेकिन एक केस में अगर आपका अदर इनकम 25 लाख है, 50 लाख है, तो भी शेयर्स का लॉन्ग टर्म गेन रहेगा तो 10% ही टैक्स भरना है। उसके लिए जो भी हम स्टॉक परचेस करते हैं उसका होल्डिंग आपका 365 डेज, मतलब मिनिमम 1 ईयर का होल्डिंग चाहिए। और अगर आपका होल्डिंग 1 ईयर से कम है, अगर मैंने आज अगर समझो 15-16 तारीख को आज मैंने स्टॉक लिया है और मैंने वो स्टॉक बेच दिया 16 जून को, तो मेरा होल्डिंग इज लेस देन 365 डेज, क्योंकि मेरा 15 जुलाई को 365 डेज पूरा होगा 2024। अगर वो मैं 15 जून को बेचता हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जिसपे मुझे 15% टैक्स लगता है। तो आपका अगर इनकम 10 लाख है और उसमें समझो 1 लाख शॉर्ट टर्म गेन है,
तो आपको वो 1 लाख के गेन पे 15% टैक्स ही भरना है। बाकी जो भी प्रॉफिट है उस पे आप स्लैब रेट के हिसाब से 20% या अभी न्यू रिजिम में 10%, 15%, वॉट एवर आपको एप्लीकेबल है वो हिसाब से भरना है। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड दिया है 15%। और आज अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, समझो फॉर एग्जांपल अभी मैं 31 जुलाई तक मुझे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का किसी का रिटर्न फाइल करना है। फॉर एग्जांपल आप में ही कोई पकड़ लो, फॉर एग्जांपल नीलेश जी को समझो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, समझो 10,000 का उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 का है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट या उसको सेट ऑफ बोलते हो मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000 है, तो मुझे नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 होगा, जिसपे मुझे 10% भरना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स सिनेरियो है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 10,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000, तो मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? तो उसका आंसर नो। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर ही एडजस्ट होगा, दूसरे इनकम के यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल 30,000 गेन हो जाता है, कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक बेचते हो तो आपको खाली 20,000 पे ही टैक्स भरना है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, अगर करंट पीरियड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लॉस है, दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड करो, आगे जाके नेक्स्ट ईयर में अगर लॉन्ग टर्म में गेन होता है तो जूना लॉन्ग टर्म का लॉस भी पहले सेट ऑफ होगा, उसके बाद भी कुछ गेन बचता है तो शॉर्ट टर्म वाला लॉस उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो खाली लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल समझो आपका 8वें साल में लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है मुझे, तो जो आज मुझे 2023 ईयर एंड में जो लॉस होता है वो मेरा, और 2024 में लॉस हो रहा है, 2025 में लॉस हो रहा है, आज 10,000 लॉस है, कल 5,000 हुआ, तीसरे साल 5,000 हुआ, ऐसा अगर 8 साल में सपोज मेरा 40,000 लॉस अगर एक्यूमुलेट होते होते वो कैरी फॉरवर्ड होते गए, तो 8 साल के बाद अगर 40,000 में मेरा मार्च 23 का 10,000 लॉस समझो इंक्लूड है, तो मार्च 31 के बाद वो 10,000 लॉस निकल जाएगा, वो आपका वेस्ट हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, और आपका फिर खाली 30,000 लॉस से आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर मार्च 32 में समझो मार्च 24 का जो लॉस है 5,000 वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 8 साल के बाद जो भी लॉस आपका बैलेंस है ना वो आपका लैप्स हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, दोनों केस में सेम रहेगा। तो ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपका बेसिकली ट्रेडिंग बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, जो भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको 4 तरह के इनकम होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तीसरा स्पेकुलेशन इंट्राडे, और चौथा है डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फिर उसमें कुछ भी हो, करेंसी डेरिवेटिव हो या फिर बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, ये सब फ्यूचर और ऑप्शंस डेरिवेटिव इनकम जिसको बोला जाता है। तो इसमें से अभी हमने पहले 2 का ब्रीफिंग किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसमें मेरा व्यू क्या है, एज ए इन्वेस्टर में उसमें उसका स्टॉक्स बाय करता हूँ, उसका फिजिकल डिलीवरी लेता हूँ, इसके लिए वो मेरा कैपिटल गेन इनकम हो गया। एक इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड होता है उस पे आएगा, और उसका आपको लॉन्ग टर्म रहेगा तो 10%, शॉर्ट टर्म रहेगा तो 15%। शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म लॉस मैं खाली लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ, जो भी लॉस मेरा है वो मैं फॉर 8 ईयर्स आई कैन कैरी फॉरवर्ड। तो अगर आपका लॉस है, अगर आप आपके सीए के पास फाइलिंग कर रहे हो या कंसल्टेंट के पास, तो आप उनसे ये बात छुपाओ मत, उनको दे दो। आजकल तो कंसल्टेंट लोग सब आप पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड देखते हो, मांगते रहेंगे, नहीं मांगते तो आप खुद उनको इन्फॉर्म करो। और अगर किसी का खाली फिलहाल समझो सैलरीड पर्सन है जो न्यूली ज्वाइन हुआ है, जिसका सैलरी अराउंड 3 लाख 4 लाख है, जिसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत बेसिकली है नहीं, क्योंकि टैक्स कुछ मुझे पेएबल नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन भी है, अगर लॉस है तो उसको छोड़ मत दो, खुद का ही नुकसान होगा। आप रिटर्न्स कहाँ से भी आपके कंसल्टेंट के पास कोई पहचान करेगा उसके पास आप फाइल कर सकते हो। अभी ये 2 चीजें तो हमने देख ली 4 में से, एक लॉन्ग टर्म गेन और एक शॉर्ट टर्म गेन। अभी 2 चीजें एक बची दो है। सवाल थे सर। यस, एक तो पूछना था, किसी ने पूछा था आप आने से पहले कि ओके, सपोज यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंस नहीं ले सकते, राइट? इसमें इसके लिए बिजनेस नहीं एक्सपेंस नहीं सर, दिस इज नॉट अ नहीं, बिजनेस। खाली एसटीडी आपको अलाउड होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ओके, टैक्स। बाकी अगर समझो एसटीडी यू कैन यूज। यस, अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने 10 स्टॉक्स बाय किया, अभी मैं कभी बेचूंगा वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में।
अगर 10 स्टॉक्स बाय करने के लिए मैंने समझो नीलेश जी का हेल्प लिया कि भाई क्या करूँ, कौन से स्टॉक्स बाय करूँ, और नीलेश जी ने बोला ठीक है भाई लेकिन मैं कंसल्ट करूंगा, मेरा 1000 रुपया फी होगा, कल समझो 5000 गेन हो गया तो मैं वो 1000 रुपया उसमें से क्लेम नहीं कर सकता। ओनली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो मैं पे करता हूँ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में, उतना ही मुझे बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, एसटीडी मिल सकता है। यस यस। अब महेश जी का एक सवाल था ये बारे में, वो लेके फिर बाकी एफएनओ और ओके। इसकी बात कर लेते हैं। ऑडिट की भी क्लियर है, 10 करोड़ हो गया है, वो एक बार क्लियर है, फिर भी आपसे एक बार कंफर्म कर रहे हैं। महेश जी पूछिए ना एक बार, क्या पूछना था? हाँ, नहीं जो मैं पूछना चाहता था आपने पूछ लिया। तो वो कौन सा ये लॉन्ग लॉन्ग डिलीवरी बेस में कौन सा वाला चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस सेटअप हो सकता है? ओके, एसटीडी मुझे भी पता नहीं था, तो सर ने मुझे करेक्ट किया, और एक रौनक ने जी आई ने। थिंक चैट में एसटीडी यूज मेंशन कर किया है कि ब्रोकरेज, यस ब्रोकरेज भी मिलेगा, ब्रोकरेज और एसटीडी प्योर कैपिटल प्योर स्टॉक्स रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उतना ही मिलेगा। उसका इंसिडेंटल एक्सपेंस रहेगा कि किसी को मैंने कंसल्टेंसी पे किया है, वो स्टॉक बेचने के लिए मुझे वाईफाई लेना पड़ा, ये सब एक्सपेंसेस कैपिटल गेन में मिलेगा नहीं। इंटरनेट नहीं चार्जेस हो मिलेगा। गया, किसी को कंसल्टेंसी दिया, प्योर एक्सपेंसेस टू बाय द स्टॉक दैट इज ब्रोकरेज एंड एसटीडी, इतना ही आपको मिलेगा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग अगर डिलीवरी बेस्ड बिजनेस को प्योरली बिजनेस करके दिखाते हैं तो फिर एग्जैक्टली। उसका टर्नओवर कैलकुलेशन और वो फिर दिखा सकते हैं, पर उनको फिर टैक्स वैसे भरना पड़ेगा। यस, अभी इसमें भी चीज ऐसी है कि अगर मैं स्टॉक बाय करता हूँ तो नॉर्मली मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब बैलेंस शीट में मैं इन्वेस्टमेंट के अंडर बताता हूँ, जिसको आप होल्डिंग बोलते हो, आपके शेयर्स की भाषा में आप होल्डिंग बोलते हो कि मेरा होल्डिंग कितना है, आज इतने शेयर्स पड़े हो तो वो मेरा होल्डिंग है। लेकिन हम होल्डिंग कहाँ पे दिखाते हैं, हम हमारे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट में मेरा होल्डिंग बता रहा हूँ तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर मैं मेरा वो होल्डिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बताता हूँ, मेरा जो भी बिजनेस का स्टॉक है उसके अंडर में शेयर्स का भी स्टॉक बताता हूँ, फिर वो मेरा ट्रेडिंग इनकम हो गया। फिर मुझे ये 10% 15% भरना नहीं पड़ेगा। फिर मुझे जो भी स्लैब है 20 30 15 10 जो भी है वो हिसाब से भरना पड़ेगा। आप वो कर सकते हो। आपको अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करना है वो आपका डिसीजन है। इनकम टैक्स ने नहीं बोला है कि आप कैपिटल गेन ही कंसिडर करो, लेकिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होता है जिसके लिए हम आगे जाने वाले हैं उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक ठीक यू। है। ये तो एक अगर क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट। मैं 2 मिनट में मुझे जो पता है वो बोल दूंगा, फिर सर कैन गाइड अस इंट्राडे और एफएनओ लॉन्ग टर्म के में बारे कुछ में। रहेगा तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर इसमें कुछ सवाल है तो पूछ लो, किसी को भी क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर करके एक बार पूछ लो या अनम्यूट करके पूछ लो, सो दैट वी विल गो अहेड। हेलो हाँ रोहिदास बोलिए। सर, मतलब कि जैसे कि पूरे एक साल में किसी ने 1 लाख रुपीज कमाया होगा, उसमें से अगर चार्जेस और टैक्सेस जो आता है जीरोदा में, अगर हम स्टेटमेंट निकालते हैं, उसमें जो ऊपर लिख के आता है चार्जेस एंड टैक्सेस, वो सभी एग्जम्प्ट हो गए ना? नहीं, उसमें एसटीटी अलग होता है और बाकी भी कुछ चार्ज रहता है। एसटीटी या मेनली एसटीटी निकालना ब्रेकडाउन पड़ता अगर देखेंगे उसका चार्जेस का, तो ब्रोकरेज देखिए मेरा जो है, मैं बताता हूँ, पूरा 1,86,000 का प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म का, और ब्रोकरेज उसका गया है 1723 गया है, वो तो एग्जाम्प्ट होगा, राइट? और एक्सचेंजेस ट्रांजेक्शन टैक्स वो नहीं होगा ना, एसटीटी होगा ना सिर्फ। ओके, जीएसटी भी नहीं होगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो होगा सिर्फ, बस एसटीटी होगा, बाकी नहीं राइट ना। आपका माइक बंद है, रौनक जी माइक बंद है आपका। आपका जो एसटीटी जो है ना वो आप एक्सपेंस करके क्लेम कर सकते हो सर। उसमें ब्रोकरेज आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आई थिंक ऐसे 2 कॉलम होना चाहिए। ग्रॉस हाँ प्रॉफिट में आपका समझो 15,000 का स्टॉक 20,000 में बेचा तो ग्रॉस प्रॉफिट हाँ, आपका 5,000 होगा। और राइट, समझो 5,000 पे अगर 50 रुपया ब्रोकरेज लगता है और हाँ, 10 रुपया समझो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, राइट, तो 5,000 माइनस 60 दैट इज 4,940 वो आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ओके, ठीक है सर। तो इनकम टैक्स के लिए हमको 4940 कंसीडर करना है। आपको ब्रोकरेज और एसटीडी इतना मिलेगा, बाकी हाँ, दूसरे टैक्सेस हो अगर ब्रोकरेज पे जीएसटी वगैरह लगाते हैं तो वो कुछ नहीं मिलेगा सर। वो नहीं मिलेगा, राइट? यस यस। ओके, ओके सर, थैंक ठीक यू। है सर। डू वी नीड टू मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रेड्स इंक्लूडिंग एसटीटी एंड ब्रोकरेज? तो वो तो मेंटेन होगा ही ना रिपोर्ट। वो हेलो। आपको ब्रोकर के पास से रिकॉर्ड्स मिलेगा, हमको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है वो हम आगे जाके देखेंगे।
जब भी एफ एंड और इंट्राडे आएगा ना, तो तभी इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है नहीं करना है, और सब चीजें क्लियर हो। हेलो, एक सवाल था, कैन वी चेंज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन? इसका मतलब अभी मैं एक इन्वेस्टर करके दिखा रहा हूँ, आगे जाके मैं बिजनेस करके दिखा सकता हूँ ना, तो 2 साल में वैसे होगा, राइट? यस, आप इन्वेस्टमेंट में जो भी होल्डिंग है वो आप आपके स्टॉक में ला सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, फिर आपके टैक्सेशन के पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। हेलो राइट, हाँ बोलिए। सर, अदर चार्जेस मतलब नहीं मिलेगा इसमें ना? अदर चार्जेस एसटीटी होता है, अदर चार्जेस नहीं। एंड ब्रोकरेज 3 होता है, तो मतलब हाँ। एसटीटी एंड ब्रोकरेज ही मिलेगा, अदर Yes, चार्जेस yes. नहीं मिलेगा। अदर चार्जेस एसटीटी एंड ब्रोकरेज विदाउट जीएसटी पार्ट, ग्रॉस पार्ट, राइट? यस, अदर चार्जेस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। इसमें if it is 1 or 2 transaction whether either loss or profit particularly profit, तो अगर उसको even if it is less than 1 lakh it is to be filed represented in the return or not required, means very 1 लाख 1 or से 2 कम होगा transaction. तो प्रॉफिट 1 लाख से कम होगा तो रिटर्न में डालना पड़ेगा। प्रॉफिट, नहीं, अगर आपका दूसरा कोई इनकम है नहीं, दूसरा कोई इनकम नहीं है, ठीक है, तो आपको रिटर्न में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका अदर देन शेयर सेल, अदर देन कैपिटल गेन, अगर आपका इनकम 2,50,000 के अबाव है, तो फिर आपको सैलरी डालना वगैरह। कंपलसरी है। और बेसिक स्लैब इज 2,50,000 एकदम से फ्लैट। तो अगर मेरा कुछ इनकम नहीं है, मैं खाली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मेरा अगर उसमें गेन 1.5 लाख भी होता है, तो भी मुझे वो मेंशन करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि वो अगर 1 लाख से ऊपर के गेन पे मुझे टैक्स है, बट ओवरऑल इनकम इज 2.5 लाख, देन मुझे टैक्स ही नहीं लगने वाला, ठीक है। लेकिन अगर मेरा अदर इनकम सपोज 2 लाख है और मेरा गेन हुआ है 50,000 कैपिटल गेन, तो मुझे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं। If it is below 2.5 lakh, it need not. If it is more than 2.5 lakh, we have to mention. Yes, Really, if it is मतलब more even than if it 2.5 is lakh, even if although it you is have over few 20,000 in transactions. capital gain income, you have to mention. हेलो सर, अगर लॉस होता है तो ऑडिट करना पड़ता है? नहीं, नितिन जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है किसी का। कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो अहेड। हाँ, नितिन जी नितिन जी आप कुछ पूछ रहे हो, आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट हेलो नहीं हो रहा। हाँ, अभी हो गया। हेलो हेलो, हाँ सर, Yes. अगर लॉस होता है तो ऑडिट करना जरूरी होता है क्या? सर वो आगे आ जाएगा, आगे कवर हो जाएगा। नहीं, ऑडिट करना जरूरी है क्या? ऑडिट का मैं सर आगे कवर करूंगा, एफ&ओ करेंगे ना, एफ&ओ पढ़ेंगे तभी मैं कवर करूंगा सर। ऑडिट का पॉइंट आ जाएगा आगे। ओके ओके। सपोज एक क्वेश्चन एक देख लेते हैं। सपोज वी हैव सम लॉस दिस ईयर इन शॉर्ट टर्म एंड विथ नो प्रॉफिट्स। हाँ, यस, वही तो बोला ना, कर सकते हैं ना। यस, एब्सोल्युटली 8 साल तक कर सकते हैं सुनील जी। ओके, हेलो 8 साल तक कर सकते। हेलो हाँ वंदना जी। सर, दूसरा कोई इनकम सोर्स है ही नहीं, ओनली ये यही करते हैं, और इसमें लेस देन 2 लाख का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये आईटीआर फाइल करना जरूरी है कि नहीं? नहीं जरूरी। मैंने अभी वही बताया, अगर आपका यही ओवरऑल बात। इनकम, आपका इंटरेस्ट है, सपोज इंटरेस्ट इनकम आता है, बिजनेस इनकम आता है, सैलरी आता है, कैपिटल गेन आता है, सब प्रकार का इनकम मिलके अगर ओवरऑल इनकम अप टू 2.5 लाख है, तो आपको रिटर्न फाइल करने का जरूरत है नहीं, एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, ठीक है। सब इनकम मिला के उससे नीचे है तो नहीं जरूरत है ना, स्लैब तो के फिर नीचे। आपका भले फिर वो 2 लाख इनकम हो, उसमें 1.5 लाख कैपिटल गेन हो और 50,000 इंटरेस्ट हो, तो भी आपको फाइल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अबव ओवर एंड अबव 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लगने वाला है वो आपका माफ हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल इनकम इज ओनली अप टू 2.5 लाख, सो आपको जरूरत नहीं है फाइल करने का। सुनील जी, इस साल में दिखाना ही पड़ेगा ना, तभी तो अगले साल के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करेंगे ना। इस साल दिखाना ही पड़ेगा, लॉस तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। Unless and until you did not carry forward your loss, you cannot directly claim against next year profit. You first have to carry forward, then only you can claim against next year's profit. करंट ईयर में लॉस हो तो इनकम टैक्स में कैसे दिखाना पड़ेगा? इनकम टैक्स में कैसे दिखाना पड़ेगा? वो तो फॉर्म सर में आपका आएगा ना, फॉर्म 3 जो भी फॉर्म रहेगा। आएगा, वो तो आपको सर कंसल्टेंट करेगा, आप खुद उतने एक्सपर्ट हो नहीं कि इनकम टैक्स में कैसे शो करना है। उसके लिए इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स है, टैक्स प्रैक्टिशनर, सीएस, आप उनका गाइडेंस ले सकते हो सर, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेथड है। उसके लिए अराउंड 64 पेजेस का फॉर्म है, वो फॉर्म में सब भरना पड़ता है।
मैं आपका नंबर, रौनक जी, नंबर और ईमेल डाल रहा हूँ, इनकेस किसी को हेल्प चाहिए ना, जो भी प्रोफेशनल नो बेसिस पे, इश्यूज, तो वो नो इश्यूज, कांटेक्ट कर ले, नो इश्यूज सर। क्योंकि वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। ओके, गोइंग अहेड, मुझे लगता है बाकी जो इंट्राडे एंड एफएनओ है, उसमें आपका सपोज 10 लाख सैलरी, मैंने उनको एग्जांपल दिया था, 10 लाख सैलरी है, इंट्राडे से 2 लाख प्रॉफिट हुआ, एफएनओ से 3 लाख हो गया, तो 15 लाख के स्लैब में से कैलकुलेट करना डायरेक्टली और भरना है, राइट? राइट, मैंने वेरी सिंपल टर्म्स, राइट, राइट। और टर्नओवर जो कैलकुलेट होता है, अनलाइक मेनी पीपल थिंक कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, तो टर्नओवर जो एब्सोल्यूट बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो राइट, मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मैंने आज 2 इंट्राडे का ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में 700 रुपया प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 300 रुपया लॉस हुआ, तो 1000 रुपये टर्नओवर हो गया, माइनस निकाल के टोटल करना है एब्सोल्यूट। वैसे ही राइट, एफएनओ में 3000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में 7000 का लॉस हुआ, तो 10,000 रुपये टर्नओवर हो गया मेरा वो दिन का राइट, ना। इट इज नॉट अबाउट नंबर शेयर का वैल्यू इनटू क्वांटिटी, इट इज नॉट लाइक दैट। और अभी 10 करोड़ के नीचे अगर है तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑडिट। यस, बट वैसा उसके लिए मुझे, स्पेसिफाइड कंडीशंस दिया है, तो ये आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। या नाउ यू अदरवाइज कैन यू हैव टू कंटिन्यू, ऑडिट, अगर वो जितना कंडीशन मुझे पता था सेटिस्फाई हो नहीं गया, होता है। या प्लीज प्लीज। ठीक है, ओके। अभी चलो कैपिटल गेन तो हो गया, उसमें कुछ खास है नहीं इतना। ठीक है, हाँ, अगर भी मुझे किसी ने क्वेरी पूछा था कि अगर कैपिटल लॉस रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर मुझे लॉस होता है तो क्या मुझे ऑडिट करना पड़ता है? नहीं। अगर मुझे एफ एंड और इंट्राडे में से कुछ इनकम है नहीं, ओनली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में से इनकम है, तो मेरा कैपिटल गेन इनकम हो गया, नॉट बिजनेस इनकम। और ऑडिट किसको एप्लीकेबल है? जिसको बिजनेस इनकम, बिजनेस से इनकम आता है या लॉस होता है या इनकम पर्टिकुलर परसेंटेज से कम होता है, उनको खाली ऑडिट एप्लीकेबल है। अगर मेरा इनकम ओनली कैपिटल गेन और अदर इनकम है और मेरा उसमें लॉस है, तो लॉस जहाँ पे भी डिस्क्लोज करना है फॉर पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड करके आप ITR 3 रिटर्न आपका फाइल करना पड़ेगा, बट आपको ऑडिट करने की जरूरत है नहीं। अभी ऑडिट करनी है नहीं करनी है वो अभी इंट्राडे और एफ&ओ में आएगा, जो हम अभी देखेंगे आगे। ठीक है, अभी जो नीलेश जी का एग्जांपल दिया है, पहले वो समझ लेते हैं बेसिक एग्जांपल। अभी उन्होंने बोला कि 10 लाख सैलरी इनकम है, राइट? अगर 10 लाख का उनका सैलरी इनकम है, 2 लाख का इंट्राडे से इनकम है और 3 लाख का एफ&ओ से इनकम है, तो उस पे जो भी टैक्स आएगा वो भरना पड़ेगा। बट ये 2 लाख का मुझे मेरा इंट्राडे का इनकम और 3 लाख का एफ&ओ का इनकम, वो मेरा कहाँ से आया है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो जानना पहले बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको क्या निकालना है कि एफ&ओ में मेरा टर्नओवर कितना हुआ, क्योंकि एफ&ओ और इंट्राडे ये दोनों आपका बिजनेस इनकम हो गया, इसको आप कैपिटल गेन इनकम बोल नहीं सकते। उसका रीजन क्या है? इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यू टेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स, उसको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। इन इंट्राडे एंड एफ&ओ वी डिड नॉट टेक डिलीवरी, दैट इज कैश मार्केट हो गया। अगर इंट्राडे में मैं कोई आज शेयर 9 बजे खरीदता हूँ, तो मुझे जितना नॉलेज है, मैं ट्रेडिंग कम करता हूँ, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है उसमें अगर मैं 9 बजे शेयर्स खरीदता हूँ तो 3 बजे के पहले वो सोल्ड आउट हो जाता है। अगर मैंने 3 बजे कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिक जो भी रेट है उस पर सोल्ड आउट हो जाएगा, अगर वो लॉस हो प्रॉफिट हो बात का बात। तो उसमें डिलीवरी होता नहीं है। और एफ&ओ में भी वैसा ही रहता है, मुझे राइट रहता है कि मुझे ऑप्शंस बाय करना है, सेल करना है, क्योंकि आपके मार्केट में 2 पार्टी रहते हैं, बायर और सेलर। इसके लिए ऑप्शंस बाय या सेल वो हिसाब से आपको राइट मिलता है। तो इंट्राडे और एफ&ओ में क्या होता है, बायर का व्यू क्या है कि भाई मैं आज कुछ तो परचेस करता हूँ और उसमें मुझे तुरंत प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट मोटिव रहता है, इन्वेस्टमेंट मोटिव नहीं रहता है। इसके लिए उसको ट्रेडिंग इनकम बोलते हैं, उसको कैपिटल गेन इनकम नहीं बोलते। व्हाट इज ट्रेडिंग? एखादा चीज लाके उसको बेच दें, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ऐसा ही है, एक आधा आज मैंने बैंक निफ्टी में मैंने कुछ तो आज लिया और उसको आज के आज मैंने बेच दिया। ठीक है, तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे तो एफ&ओ और इंट्राडे एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, उसको कैपिटल गेन नहीं बोल सकते। इसके लिए इनकम टैक्स क्या बोलता है, अगर स्पेकुलेशन है, मैंने आज ही शेयर्स लेकर आज ही बेचा है, तो वो मेरा बिजनेस इनकम हो गया, नॉट ए कैपिटल गेन। तो वो मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया। और फ्यूचर एंड ऑप्शन इज माई नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, तो आपका एक कैपिटल गेन में कहाँ पे भी उसका इनकम 15% में या 10% में कहाँ पे भी आएगा नहीं, आपका ये बिजनेस इनकम ही आएगा। अभी बिजनेस इनकम समझो बाबा, मेरा अभी यहाँ पे सब सैलरीड पर्सन है नीलेश जी, या कोई बिजनेसमैन भी है कुछ कुछ भी आपको? रहेंगे, कुछ हो सकते हैं। ओके ओके, हम दोनों पर्सपेक्टिव कवर करेंगे। अभी पहला हम सैलरी पर्सपेक्टिव ले लेते सैलरी, हैं, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। अभी सैलरी पर्सपेक्टिव के यहाँ जाने से पहले इसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा अगर नॉर्मल बिजनेस है तो अभी समझो फॉर एग्जांपल नीलेश जी का लैपटॉप सेल का या उससे कुछ रिलेटेड सर्विस देने का एएमसी का बिजनेस है, तो उनका टर्नओवर क्या होता है कि उनका क्या ट्रेडिंग हो गया, आज ये मैंने लैपटॉप 50,000 में लिया और ये मैंने लैपटॉप 60,000 में बेचा। सो नीलेश जी बोलेंगे 10,000 इज माई प्रॉफिट, 10,000 पे टैक्स भर देंगे। सो व्हाट इज द टर्नओवर फॉर नीलेश जी? 60,000 is the turnover and what is the purchase for नीलेश जी? 50,000 is the purchase। और किसी का नॉर्मल बिजनेस रहेगा तो टर्नओवर मींस सेल वैल्यू, बट एफ एंड और इंट्राडे में टर्नओवर मींस नॉट द सेल वैल्यू, मतलब उसमें टर्नओवर जो रहेगा वो डिफरेंस बिटवीन द परचेस वैल्यू एंड सेल वैल्यू। ठीक है, सो आप तो बोलोगे अभी डिफरेंस बिटवीन परचेस सेल है तो प्रॉफिट और लॉस ही होता है, तो वो सेल वैल्यू हो गया क्या? नहीं, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हो गया। डिफरेंस बिटवीन द परचेस एंड सेल वैल्यू इज ओनली पॉजिटिव इंडिकेटर, पॉजिटिव वैल्यू, उसको निगेटिव करने का नहीं। जैसा नीलेश जी ने यहाँ पे बताया है, आज 2 ट्रेड किया, एक ट्रेड में 700 मिला, दूसरे ट्रेड में 300 घलाया, तो मेरा नेट 400 प्रॉफिट हुआ। दिस इज माय प्रॉफिट फ्रॉम इंट्राडे और एफ एंड ओ, ठीक है, जिसपे मुझे टैक्स भरना है। लेकिन मेरा टर्नओवर के लिए मुझे जो 300 निगेटिव दिया है वो मेरा परचेस सेल का डिफरेंस है, परचेस ज्यादा था इसके लिए वो निगेटिव आया, बट हमको निगेटिव वैल्यू इग्नोर करना है। What is the turnover? Turnover definition for intraday and F&O in layman language is difference between sale value and purchase value, and all the positive integers is my turnover। सब इंटीजर्स पॉजिटिव एज्यूम करना है। 4 केस में 5-5 हजार प्रॉफिट है, 4 केस में 5-5 हजार लॉस है, तो माय नो प्रॉफिट नो लॉस 0 हो गया, बट माय टर्नओवर इज 5,000 into 8 ट्रेड्स, 40,000 इज माय जी टर्नओवर। सर। तो पहले ये मेथड से आपको टर्नओवर निकालना है, तो ये मेरा टर्नओवर हो गया। और जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस है वो तो एक्चुअली मुझे दिखने वाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। ऑडिट किस पे डिपेंड रहता है? टर्नओवर पे डिपेंड रहता है। इसके लिए हमको टर्नओवर कैसे निकालना है वो पता चाहिए, ठीक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे स्पेकुलेशन बिजनेस टर्नओवर या डेरिवेटिव बिजनेस टर्नओवर, तो भी आपको मिल जाएगा, बट वो समझेगा नहीं। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ कि परचेस एंड सेल वैल्यू का डिफरेंस इन पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड टोटल ऑफ दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज माय टर्नओवर। अभी फॉर एग्जांपल 700, 300, 3000, 4000 है, 4 ट्रेड से समझो आपका, ठीक है। तो अभी आपका प्रॉफिट कितना हो गया? उसमें अभी आपका 400 रुपए प्रॉफिट हुआ पर टर्नओवर 1000 रुपया। एग्जैक्टली, बट हाँ, बट टर्नओवर के लिए 7000 और 300 जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव कंसीडर करना है। और सो 3000 प्लस 7000 10,000 प्लस 300 10,300 प्लस 700 दैट इज 11,000 इज योर टर्नओवर, ठीक है। और जो प्रॉफिट जो है वो आपका 400 माइनस 4000, 3600 लॉस हो गया आज। 3,600 टर्नओवर 11,000 वाला है, हाँ, बट टर्नओवर इज योर 11,000, ठीक है। अभी मैं समझो सैलरीड पर्सन हूँ, तो बहुत सारे लोगों को क्वेरी है, और मुझे ऐसा लगता है जो भी जितने लोग सेशन में है 38 पार्टिसिपेंट, उसमें से आई थिंक 90% में भी सैलरीड रहेंगे, या कोई फ्रेशर रहेगा या कोई स्टूडेंट भी रहेगा, बिजनेसमैन कम रहेंगे। सो हम पहले सैलरीड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो अभी सैलरीड पर्सन को मन में डाउट है कि मुझे ऑडिट करना है नहीं करना है, क्योंकि क्या है, अभी कोई इसमें इंजीनियर रहेगा, कोई लॉयर रहेगा, या कोई भी रहेगा, तो इंजीनियर और लॉयर तो आप एक दिन में बने नहीं हो, उसके लिए आपने मेहनत किया है। और मेहनत करने के बाद समझो कोई इंजीनियर है, उसने खुद का ऑफिस डाला तो डे 1 से ही प्रॉफिट चालू नहीं होता है, उसको थोड़ा प्रोसेस भी होता है, तो फिर ऑडिट तुरंत करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए क्या? वैसे ही इंट्राडे और एफ&ओ में नीलेश जी ने आपको कितना भी सिखाया हो, लेकिन पहले ही दिन के ट्रेड में प्रॉफिट होगा वो जरूरी है नहीं। नीलेश जी हो या कोई भी पर्सन रहे, पहले दिन में अपने को प्रॉफिट हो नहीं सकता है। धीरे धीरे सीख के, धीरे धीरे ट्रेड करके, बाबा आज मेरा क्या डिसीजन रॉन्ग हो गया, कहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, वो सब सोच के फिर आपको धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो। तो अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे को सैलरी समझो 50 लाख रुपया सैलरी आ रहा है मुझे, और एफ&ओ में मेरा 5 लाख लॉस है, तो मुझे ऑडिट करना है या नहीं? तो ऑडिट करने के लिए हमको डिसीजन पहले लेना है कि मेरा टर्नओवर कितना है। तो ये जो मैंने आपको टर्नओवर का मेथड बताया, परचेस सेल वैल्यू का डिफरेंस इज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम करने का, वो टोटल करने का, वो टोटल समझो आपका 25 लाख आ गया, और उसमें आपका 5 लाख लॉस हो गया, लॉस आ गया। और मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, ये फ्यूचर ऑप्शंस है, डेरिवेटिव्स का टर्नओवर छोड़ के, इंट्राडे का टर्नओवर छोड़ के मेरा और कोई टर्नओवर नहीं,
और मेरा ए मेथड से टर्नओवर इंट्राडे प्लस F&O दोनों मिलके टर्नओवर मेरा 25 लाख ही आता है और मेरा लॉस है, तो मुझे ऑडिट करना है क्या? नहीं, आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं। आपको उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है मतलब क्या करना है? आपको ये जो टर्नओवर है, आपका ये जो प्रॉफिट है या लॉस है, वो तो आपको आपका डीमैट आपका ब्रोकर आपको देता है, लेकिन आपको क्या अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ये रिकॉर्ड संभाल के रखना है। अभी ये आपका बिजनेस इनकम है, तो ये इनकम अर्न करने के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो, आपने नीलेश जी को अभी कंसल्टेंसी चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है। अगर आज तो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, कल नीलेश जी ने बोला अभी फिजिकल लेक्चर लेना है 1 महीना, अगर आप वो ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है, फिर आपके घर में वाईफाई नहीं था, उसके लिए आपने वाईफाई लगाया, इंटरनेट का एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सब एक्सपेंसेस भी आप क्लेम करते हो, तो इसका आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब ये सब एक बुक में आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। उसका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा, नीलेश जी ने आपको बिल दिया है, ट्रैवलिंग में बड़ा एक्सपेंस है तो उसका बिल है, वाईफाई वालों का बिल है, वो सब आपको संभाल के रखना है। और वो सब संभाल के रख के आपको ITR 3 फाइल करना है। भले मैं सैलरीड पर्सन हूँ, बट अगर मुझे लॉस है, मेरा टर्नओवर 25 लाख है, तो मुझे ऑडिट नहीं करना है। ऑडिट नहीं करना है मतलब क्या करना है? एक ऑडिट रिपोर्ट रहता है, तो ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लायंस मुझे कोई करना नहीं है, मुझे एक सिंपल ITR 3 फाइल करना है और मुझे मेरा छोटा सा एक बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें मेरे नाम पे कुछ एसेट्स रहेगा तो एसेट्स दिखाना है, मेरे नाम पे कुछ लोन रहेगा तो लोन दिखाना है, और मेरा बिजनेस तो खाली F&O या इंट्राडे है, तो उसका खाली मुझे बिजनेस बताना है कि ये टर्नओवर के मेथड से मेरा इतना टर्नओवर है और मेरा इतना इतना लॉस है जो मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ, इतना मेंशन करके आपको खाली ITR 3 में आपको रिटर्न फाइल करना है। आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑडिट करने की जरूरत क्यों नहीं है, किसने बोला है? तो इनकम टैक्स ने बोला है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जो मैं खाली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो आप बाद में गूगल पे भी डिटेल देख सकते हो। 44AB, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 44AB करके एक इनकम टैक्स का सेक्शन है। वो सेक्शन में ऑडिट के लिए उन्होंने कंडीशन दिया है किसको किसको एप्लीकेबल है। तो उसमें से एक कंडीशन वैसा है कि अगर किसी का बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 1 CR से ज्यादा है, तो उसको कंपल्सरी ऑडिट करना है, ठीक है। उन्होंने इतना ही बोला है कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, मेरा टर्नओवर है 95 लाख, तो मुझे ऑडिट करना नहीं है। अगर मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ 5 लाख, या फिर मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ 1000, या फिर 1 करोड़ 100, 1 करोड़ से एक भी रुपया ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट करना जरूरी है। फिर उन्होंने दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि आपका टर्नओवर भले 1 करोड़ के ऊपर है और वो अप टू 2 करोड़ है, लेकिन आप जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मेथड फॉलो करते हो कि भाई अभी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है। अभी बिजनेस वाला कोई रहेगा तो जरा ध्यान दो इसमें। व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मींस मेरा आज बिजनेस है, मेरा सपोज फूड ग्रेन्स का बिजनेस है, फूड ग्रेन्स में तो ज्यादा मार्जिन होता नहीं, 5% ही मार्जिन होता है, ठीक है। तो मैंने 100 रुपए की चीज बेची, मुझे 5% 5 रुपीज प्रॉफिट मिला, बट 5 रुपीज में से मैंने मेरा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी 3 रुपीज तो वो दे दिया, मुझे खाली 2 रुपया मिल रहा है, मतलब 2% ही मुझे खाली मिल रहा है। तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में क्या बोला है इनकम टैक्स में कि आपका 100 रुपीज का जो भी टर्नओवर है उस पर आपको 8% प्रॉफिट या 8 रुपया इनकम बता के जो भी टैक्स आएगा वो आप भर दो। और अभी डिजिटल का जमाना आया है, मोदी जी ने डिजिटल का जमाना लाया है, तो अभी इनकम टैक्स ने भी क्या बोला, अगर आप डिजिटल फॉलो करते हो, पूरा 100 रुपीज का जो सेल है उसका पैसा पूरा डिजिटली खाली बैंक में ही आया है, बाय जीपे, गूगल पे, NEFT हो, IMPS हो, चेक हो, कुछ भी हो, बैंकिंग मेथड से अगर पैसा आया है तो फिर आपको मिनिमम 6 रुपीज प्रॉफिट दिखाना है। अगर आप 8 रुपीज या 6 रुपीज प्रॉफिट दिखा के आपका ऑडिट आपका रिटर्न फाइल कर लेते हो, सॉरी रिटर्न, तो आपको अप टू 2 CR आपको डिटेल्ड बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का हमको जरूरत ही नहीं। तो पहला कंडीशन क्या बोला कि 1 करोड़ के ऊपर रहेगा तो कंपल्सरी ऑडिट करना है। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आपका 2 करोड़ तक टर्नओवर है और मैं प्रॉफिट 8% या 6% से कम बताता हूँ तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो 1 बाय 1 जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि मेरा टर्नओवर अगर आपको 1 करोड़ है और तो आप कुछ मत करो, कुछ मत करो मतलब क्या करो, मेरा टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, मेरा प्रॉफिट अगर 4% है, मुझे 4% दिखाना है, ठीक है, बट इन दैट केस आई हैव टू फाइल फॉर्म नंबर ITR 3, ITR 4 मुझे फाइल करना नहीं है, ठीक है। उसमें ITR 3 फाइल करोगे तो ITR 3 क्या होता है, उसमें आपका पूरा फाइनेंशियल सबमिट करना पड़ता है, ईच एंड एवरी एक्सपेंस, ईच एंड एवरी इनकम, ईच एंड एवरी एसेट एंड ईच एंड एवरी लायबिलिटी, ये सब चीज आपको ITR 3 में फाइल करना है। और आजकल कंसल्टेंट क्या करते हैं कि मेरा छोटा सा बिजनेस है
तो ITR 4 फाइल करते हैं, उसमें आपको प्रिजम्पटिव इनकम बताना है कि भाई 8% इनकम बताओ और खत्म कर दो, मुझे वो सब डिटेल्स मेरा एसेट्स लायबिलिटीज का देना नहीं है। अगर आप डिटेल्ड बैलेंस शीट सबमिट करते हो तो अप टू 1 CR आपको कोई ऑडिट करने का जरूरत है नहीं। 1 से मैं डिटेल बैलेंस शीट देता हूँ, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 100 रुपया है तो भी मुझे ऑडिट करना जरूरी है। और दूसरी चीज, अभी मैं 8% और 6% वाला फॉलो करता हूँ क्योंकि किराने वाले को तो उतना मार्जिन खर्चा जाके मिलता नहीं है। तो फिर वो क्या करता है कि भाई मैं इतना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूँ, मेरे सीए को इतना फी दूं, मुझे परवड़ता नहीं, 6% 8% दिखा के मेरा कहानी खत्म करो। तो उसको क्या ऑप्शन है भाई, 2 करोड़ तक तो 6% 8% बता सकता है, उसके बाद यू हैव टू ऑडिट कंपल्सरी। तो अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा खाली F&O और इंट्राडे ही मैं करता हूँ, कैपिटल गेन को फिलहाल बाजू में रखो, और मेरा F&O और इंट्राडे से मेरा टर्नओवर 95 लाख से, तो भी मुझे ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। 99,99,000 टर्नओवर है, वो भी मुझे ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। 1 CR एग्जैक्ट 1 CR टर्नओवर है, तो भी मुझे ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा टर्नओवर 1 CR से 1 रुपया भी अगर ऊपर जाता है, आज ही मेरे पास मॉर्निंग में एक केस आया है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 44,000 है और उसका खाली अदर इनकम है क्योंकि फैमिली बिजनेस है वो संभालता है और उसको खाली इंटरेस्ट इनकम है, बाकी कुछ है नहीं, FD सेविंग का इंटरेस्ट। सो उसका कोई अदर बिजनेस है नहीं, खाली F&O का उसका बिजनेस है, लॉस भी उसमें बहुत ज्यादा है और उसका टर्नओवर ये मेथड से आ रहा है 1 करोड़ 44,000। सो उसका 1 करोड़ से 44,000 ही खाली टर्नओवर ज्यादा है, तो उसका हमको ऑडिट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई सैलरीड पर्सन है और उसका F&O और इंट्राडे का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा आता है तो उसको ऑडिट करना कंपलसरी है। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उसको ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। आप आपका लॉस मेंशन कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको ITR 3 कंपलसरी आपको आपके कंसल्टेंट के पास से भरवाना है। ITR 4 करोगे तो फिर आप ऑडिट के डिफॉल्ट में आओगे और उसका फिर पेनल्टीज लग जाएगा। सो अप टू 1 CR टर्नओवर मुझे ऑडिट करना नहीं है, बट मुझे ITR 3 सबमिट करनी है, ये सैलरीड वालों के लिए। अभी बिजनेसमैन, अभी इसमें से जो भी बिजनेसमैन रहेंगे, समझो कोई बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर है 50 लाख 60 लाख, इतना टर्नओवर उसका होता है और आज तक में वो बंदा ट्रेडिंग करता नहीं था, खाली नॉर्मल बिजनेस अपना करता था। ठीक है, अभी 60 लाख में भी वो क्या करता था, बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा मेंटेन करता था क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन 3-4% था, उसको 6% 8% प्रॉफिट दिखाना उसको पॉसिबल नहीं था। तो उसने उसके सीए को बोला भाई हम अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे। तो वो बंदा आज तक पूरा प्रॉफिट बताता है, लॉस बताता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट लेस देन 6% और 8% बताता है, 2 या 3% ही प्रॉफिट बताता था, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा सबमिट करता था, ITR 3 में सबमिट करता था। और आज उसने अचानक ट्रेडिंग कर दिया और उसका समझो बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस का टर्नओवर है 60 लाख और उसका F&O का टर्नओवर है समझो 36 लाख, तो उसका अभी टोटल टर्नओवर आ गया 96 लाख और उसका जो बिजनेस टर्नओवर जो है 60 लाख में, उसको समझो उसमें अराउंड 4 लाख रुपीज उसको इनकम है। ठीक है, 8% से कम, और उसका जो भी 36 लाख का जो टर्नओवर है F&O का, उसको 3 लाख रुपीज का लॉस है। तो अभी वो अगर सोचेगा अभी मैं क्या करूं भाई, मेरा लॉस है बिलो 8% है, तो मुझे ऑडिट करना है या फिर मुझे लॉस क्लेम करने के लिए ऑडिट करना जरूरी है? नहीं, उसको भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नॉर्मल बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख है, F&O बिजनेस 36 लाख, सो उसका टोटल टर्नओवर है 96 लाख, दैट इज बिलो 1 करोड़। If my total turnover is below 1 crore, the rule is I have only to maintain books of account and not get audit them. बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे खाली मेंटेन करना है, मुझे सब एक्सपेंसेस जो भी मेरा एक्सपेंस है वो सब मुझे डिटेल मेंटेन करना है, उसका जितना भी सपोर्टिंग वाउचर्स रहेगा वो सब मुझे संभाल के रखना है, लेकिन मुझे ऑडिट नहीं करना है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग कंप्लायंसेस रहते हैं। मुझे खाली प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो मैं डिटेल्स ये बना के देगा, वो डिटेल वैसे का वैसा मुझे ITR 3 फाइल करना है। अगर मेरा नॉर्मल बिजनेस टर्नओवर समझो 60 लाख है, ठीक है, और मेरा F&O टर्नओवर 50 लाख है, एक केस में मेरा टोटल टर्नओवर हो गया 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, क्या मुझे ऑडिट करना है? हाँ, मुझे ऑडिट करना है क्योंकि इनकम टैक्स ने बोला है कि 1 CR से अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कंपल्सरी है। तो जो लोग डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो बोलते हैं कि भाई मेरा पूरा बैलेंस शीट इनकम टैक्स को गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा 2 नंबर का कुछ पैसा है नहीं, तो अप टू 1 CR टर्नओवर आपको ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, और 1 CR के ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट करना कंपलसरी है।
अभी दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाता हूँ, मीन्स एवरी ईयर में 8% और 6% प्रॉफिट बता के मैं मेरा कहानी खत्म कर देता हूँ, ITR 4 रिटर्न बोलते हैं उसको, वो ITR 4 नंबर फॉर्म में मैं मेरा रिटर्न फाइल करता हूँ। और आज मुझे अगर F&O में लॉस हुआ है तो मुझे ऑडिट करना है। हाँ, अभी इनकम टैक्स ने क्या बोला है कि अप टू 2 CR टर्नओवर यू हैव टू शो 8% और 6% इनकम एंड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन ITR 4। आपको डिटेल बैलेंस शीट देने का जरूरत नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट का जरूरत नहीं है। लेकिन 2 CR से ऊपर अगर जाता है तो मुझे ऑडिट करना कंपलसरी है। तो अगर आज समझो आज मेरा टर्नओवर है 60 लाख रुपीज, बाकी मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, और 60 लाख में मेरे को मार्जिन रहता है 3-4%, बट मैं तो 8% दिखा के खत्म करता हूँ। तो 60 लाख का 8% कितना होता है, 4,80,000। तो आज मैंने 4,80,000 बता के मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, मेरा कहानी खत्म हो। चलो, कल मेरा टर्नओवर हो गया, समझो 80 लाख टर्नओवर हो गया, पूरा कैश बिजनेस है। 80 लाख में मेरा 8% से इनकम हो गया 6,40,000। अभी तो मेरा इनकम 5 लाख से ज्यादा है, मुझे तो टैक्स भरने आने वाला है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर मेरा 80 लाख का है टर्नओवर है, लेकिन 15 लाख मेरा ऑप्शंस का टर्नओवर है और उसमें मेरा 2 लाख लॉस है, और तो मैं ऑप्शंस का लॉस इसके ए बिजनेस के सामने एडजस्ट कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हो। 640 में से मैं वो 2 लाख लॉस लूंगा तो मेरा इनकम बिलो 5 लाख आ जाए, तो फिर हो गया सब? नहीं, आपका टर्नओवर भले बिलो 1 करोड़ है, क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है बिजनेस का वो 80 लाख था, 15 लाख मेरा ऑप्शंस का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 95 लाख था। बट मैं क्या करता था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मेथड फॉलो करता था, क्योंकि जो मेरा 80 लाख का टर्नओवर है मैंने तो 8% दिखाया है और यहाँ पे मैं लॉस बताता हूँ। तो अगर एक मेरा 2 बिजनेस है, एक F&O और एक नॉर्मल बिजनेस, और नॉर्मल बिजनेस में मैं 8% से ज्यादा प्रॉफिट बताता हूँ और F&O में मैं लॉस बताता हूँ, तो भी मुझे ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट नहीं करने वाले हैं। अगर मैं मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट ITR 4 में अगर मैं कोई भी चीज करता हूँ और मेरा उसका प्रॉफिट 8% से कम है, भले वो लॉस भी हो, तो आपको आपका ऑडिट कंपलसरी करना है। अगर मैं मेरा ITR में पूरा बैलेंस शीट सबमिट करता हूँ, ITR 3 करता हूँ, तो अप टू 1 CR आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, और 1 CR के ऊपर कंपलसरी ऑडिट। और अभी जो कोई लोगों को सवाल रहेगा कि 10 करोड़ का लिमिट आया है, वो क्या है? 10 करोड़ का जो लिमिट है उसमें एक प्रोविजन बोला है, और 10 करोड़ का लिमिट क्यों आया है? सबको डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रमोट करना है गवर्नमेंट। अभी समझो मेरा बिजनेस, अभी सैलरीड वाले इसमें जा सकते हैं 10 करोड़ वाले में। अभी मेरा समझो मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा सैलरी 50 लाख रुपया है, ठीक है, उस पर तो जो टैक्स है वो मेरा कंपनी कट करके भर देता है, और मैं खाली F&O ट्रेडिंग करता हूँ, ना लॉन्ग टर्म करता हूँ ना शॉर्ट टर्म करता हूँ, कुछ नहीं, खाली स्पेकुलेशन और F&O इतना ही करता हूँ, और मेरे को उसमें फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपया लॉस हुआ F&O में। इनिशियली बहुत सारे लोग रहते हैं, आज मेरे पास जो कस्टमर है तो उसका 34 लाख लॉस है, तो समझो 25 लाख लॉस हुआ है, और मेरा जो टर्नओवर है वो 4 करोड़ है। तो फिर सर मुझे ऑडिट करना है क्या? बाकी कोई मेरा बिजनेस है नहीं, और ये 4 करोड़ जो मैंने टर्नओवर किया है, F&O मैंने सीखा, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस किया, वो सबका पेमेंट मैंने चेक से या गूगल पे से NEFT किया है। नीलेश सर को भी मैंने पेमेंट व्हाइट में ही दिया है, उसके लिए मैंने इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो भी मैंने पेमेंट चेक से ही किया है। खाली मेरा जो ट्रैवलिंग का और चाय कॉफी का थोड़ा बहुत खर्चा था वो मैंने कैश से किया। तो मुझे ऑडिट करना है क्या? तो इनकम टैक्स बोलता है अगर आपका जो भी बिजनेस है उसका अर्निंग्स या उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस आप आउट ऑफ 100% 95% आप बैंक थ्रू या डिजिटली करते हो, तो आपको ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। मतलब मेरा अगर 5 करोड़ का F&O का टर्नओवर है, तो 5 करोड़ का 5% इज 25 लाख। अगर वो 5 करोड़ के टर्नओवर में से मैंने 5% से कम एक्सपेंस, अभी मेरा ट्रैवलिंग और चाय पानी का तो कैश में खर्चा तो क्या 2-5 लाख से ऊपर तो होगा नहीं, तो समझो 5 लाख है एक्सपेंस मेरा ट्रैवलिंग का, तो कितना है 1%, दैट इज आउट ऑफ माई टोटल टर्नओवर। और उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस मेरा जो है उसमें एक्सपेंस, मेजर एक्सपेंस क्या रहेगा? परचेस ऑफ ऑप्शन। और दूसरा जो परचेस ऑफ ऑप्शन है उसका 5% आपको निकालना है। परचेस ऑफ ऑप्शन समझो आपका 5 करोड़ के अगेंस्ट है 4 करोड़ रुपए समझो, तो 4 करोड़ का 5% हुआ 20 लाख। तो आपका जो भी दूसरा एक्सपेंसेस रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपने कोई बंदा भी रखा है स्क्रीन के इधर देखने क्या हो रहा है मूवमेंट क्या नहीं, उसको आप सैलरी भी दे रहे हो, तो वो जो भी आप एक्सपेंसेस अगर बैंक से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश से करते हो तो आपका जो भी मेन परचेस जो है उसका 5% से कम एक्सपेंसेस आपके कैश में चाहिए। और जो भी मेरा
F&O का जो भी अर्निंग है वो तो बट ऑब्वियसली आपका बैंक में ही पैसे आने वाला है, कोई कैश नहीं देने वाला। अगर मैं 5% वाला कंडीशन फॉलो कर देता हूँ, दैट इज माय टोटल रिसीट्स एंड माय टोटल पेमेंट आर डिजिट 95% डिजिटल, ओनली 5% ही कैश में है, तो 10 शेयर तक आपको कोई ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही सीधा सिंपल है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा F&O छोड़ के कोई टर्नओवर है नहीं, तो F&O में अगर मेरा टर्नओवर 10 शेयर का है तो मुझे ऑडिट करना ही नहीं है, बट मुझे ITR 3 फाइल करना है। और मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मेरा टर्नओवर जो है वो मेरा नॉर्मल बिजनेस प्लस F&O बिजनेस अप टू 1 शेयर है, और मैं मेरा नॉर्मल बिजनेस का भी पूरा बैलेंस शीट सबमिट करता हूँ ITR 3 में, तो अगर दोनों का टर्नओवर मेरा अप टू 1 शेयर है, लॉस लॉस भी है, मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मुझे ऑडिट करने का जरूरत है नहीं, ITR 3 में पूरा बैलेंस शीट देना है। अगर मेरा बिजनेस टर्नओवर भी है, F&O टर्नओवर भी है, और मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहा हूँ, 6% या 8% से इनकम बता रहा हूँ, तो फिर क्या करना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ITR 3 भी भरना है और आपको ऑडिट भी करना है। इसके लिए अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया है समझो, और उसको ट्रेडिंग में 50,000 का समझो लॉस है, और दूसरा बिजनेस जो है वो प्रिजम्पटिव में करता था, मतलब 8% और 6% उसका इनकम बता के वो कहानी खत्म करता है, तो अगर उसको आज वहां पे 8% बताता है और बोलता है कि 8% से मेरा 6 लाख इनकम आया है, लेकिन मैं 50,000 लॉस यहाँ पे सेट ऑफ करूँ क्या, नहीं, आप वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आपको सेट ऑफ करना है तो ऑडिट कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो 50,000 का लॉस कभी इनकर हुआ, जब भी मेरा मेथड के हिसाब से उसमें मेरा 2 लाख रुपया टर्नओवर है, तो अभी F&O बिजनेस इज इक्वल टू योर नॉर्मल बिजनेस, जो भी नॉर्मल बिजनेस है वही प्रोविजन F&O बिजनेस को लागू है। तो आपको क्या करना है, 2 लाख तो आपके पैन पे आए, तो इनकम टैक्स को तो पता है आपने 2 लाख का ट्रेडिंग किया है वो, तो आपको क्या करना है, वो 50,000 के लिए अगर मैं ऑडिट करने रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा 50,000 का ऑडिट लॉस कैरी फॉरवर्ड करने 50,000 पे मेरा टैक्स 10 या 15,000 रुपए बचे, उसके लिए मुझे CA को कितना फीस देना है, 20-25 हजार फीस देना है, तो मैं क्यों ऑडिट करूँ, कोई कोई का मेंटेलिटी ऐसा रहता है। फिर उन्होंने क्या करना है, आपका 2 लाख जो टर्नओवर है, 2 लाख का टर्नओवर बताओ, उस पे एक डिजिटल टर्नओवर है, तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 6% आपको प्रॉफिट बता दो, 12,000 प्रॉफिट बताओ, और 6 लाख में वो 12,000 इनकम ऐड कर दो, आपका ऑडिट भी नहीं होगा, F&O का इनकम भी शो हो जाएगा, और आपका रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे वो लॉस शो करना है और मैं मेरे दूसरे जो बिजनेसेस है उसको मैं 44AD के अंडर फाइल करता है मेरा CA, तो फिर आपको कंपलसरी ऑडिट करना पड़ेगा। बट मैं पूरा डिटेल्ड बैलेंस शीट दे रहा हूँ और मेरा टर्नओवर अप टू 1 शेयर है, उसमें F&O ऐड हुआ तो भी मेरा टर्नओवर 1 शेयर रह रहा है, तो मुझे ऑडिट सबमिट करने का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ऑडिट लगेगा नहीं लगेगा उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पहले तो टर्नओवर देखो, मेरा टर्नओवर कितना है, उसके बाद दूसरा मेरा इनकम क्या है वो देखो, अगर दूसरा इनकम बिजनेस से ही है तो वहां पे मेरा कितना टर्नओवर है वो देखो, वहां पे अभी तक मैं क्या इनकम बताता था, मुझे 44AD पता नहीं तो आप आपके कंसल्टेंट से पूछो कि भाई हम क्या मेथड से इनकम बताते हैं, 44AD से बताते हैं या ITR 3 फाइल करते हैं, वो जान लो। अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, खाली एक ही ध्यान में रखना है, लॉसेस जो है वो मुझे छोड़ने नहीं है, ITR फाइल करके विद इन ड्यू डेट फाइल करके ये लॉसेस मुझे कैरी फॉरवर्ड बनाने हैं, करने हैं। सैलरीड पर्सन ने खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि मेरा सैलरी इनकम प्लस मेरा F&O का इनकम, कैपिटल गेन का कोई इनकम आता है तो मुझे ITR 3 सबमिट करना है। और अगर मेरा F&O में 5 करोड़ का टर्नओवर है तो आप एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लो कि उसमें आपके एसेट्स देखो, मेरे नाम पे घर है, मेरे नाम पे इतना ज्वेलरी है, मेरा बैंक में इतना बैलेंस है, ये सब एसेट्स, मैंने समझो कोई व्हीकल लोन लिया है तो व्हीकल लोन का इतना बैलेंस है, पर्सनल लोन का इतना बैलेंस है, ये सब लायबिलिटीज, और एक छोटा सा F&O का एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर दो, ठीक है, एक बेसिक बुक्स आप तैयार कर दो और ITR 3 आप भर दो, आपको अप टू 10 शेयर ऑफ टर्नओवर ऑडिट करने का जरूरत है नहीं। सैलरीड पर्सन को, अगर सैलरी पर्सन है और उसका बिजनेस खाली मतलब दूसरा इनकम सोर्स खाली F&O है, बाकी कोई बिजनेस नहीं है, नहीं तो कोई कोई सैलरीड लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ बाकी बिजनेस करता हूँ, ऐसा नहीं, सैलरी के अलावा खाली F&O का बिजनेस है, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह आता है वो अलग हो गया, सैलरी छोड़ के अगर मेरा खाली F&O का बिजनेस है तो आप आपके दिमाग में एक बात बिठा दो, अप टू 10 शेयर ऑफ टर्नओवर मुझे ऑडिट करना नहीं है, बट हाँ मुझे ITR 3 सबमिट करके छोटा सा एक फाइनेंशियल्स बना के वो वहां पे डिक्लेयर करके मुझे जो भी मेरा लॉस है रेंट आता रहेगा फॉरवर्ड तो, करना है। और रेंट आता रहेगा किसी को जगह का वगैरह तो हाँ, तो अभी उसके लिए सैलरीड है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो जगह कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है, अंदर तो बिजनेस कुछ भी हो, मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस में रेसिडेंस के अंदर भरता हुआ कमर्शियल के अंदर,
अगर वो मैं कमर्शियल के अंडर भरता हूँ तो मेरा बिजनेस इनकम। ओ हाँ, तो उसके लिए फिर से मेरा कंडीशन है, अगर वो मेरा कमर्शियल रिसिट है, अगर समझो वो मुझे पूरा चेक से आता है, तो मैं 10 CR वाले कंडीशन फुलफिल करता हूँ कि बाबा रेंट भी चेक से आता है और मेरा ऑप्शंस भी चेक से, तो आई कैन वेट फॉर 10 CR टर्न। तो अगर 5 CR मेरा F&O का टर्नओवर है और मुझे 50 लाख साल का रेंट आता है, तो मेरा टर्नओवर इज 5 करोड़ 50। ठीक है, और आप विदाउट ऑडिट वो सब कर सकते हैं। और स्टॉक्स में अगर वो लॉन्ग टर्म में कुछ थोड़ा बहुत करता रहेगा तो, जैसे F&O प्लस सैलरी इज लाइक 5-6 करोड़, बट थोड़ा बहुत स्टॉक में लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं, वो करता तो है तो उसका कैपिटल में कोई, चला जाएगा, उसको खाली बैलेंस शीट में वो तो होल्डिंग कोई दिख जाएगा। रिलेशन नहीं। हाँ, राइट बिजनेस जो है वो सैलरीड पर्सन का बिजनेस डिपेंड होकर यस कुछ नहीं चाहिए कि मेरा रेंट आया, मेरा कमीशन आया। कमीशन भी एक टाइप का बिजनेस इनकम हो गया। अगर ये दोनों आता है तो आपको 5 करोड़ के साथ क्लब करना रहेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पैसा मुझे चेक से ही आ रहा है, तो आप 10 CR के लिमिट में जा सकते हो, नहीं तो 1 CR और 2 CR वाला लिमिट आपका एप्लीकेबल। राइट। जनरली तो अभी वाइट ही होगा ना फाइल में, 99% तो यस यस। वो 10 CR का ही लगेगा सैलरी वाले को एटलीस्ट। हाँ, सैलरीड वालों को बिजनेस तो 10 वाले को CR ही थोड़ा सा जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस वालों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, उनको उनके कंसल्टेंट के पास बैठ के ये सब चीजें समझनी होंगी। ये तो मैंने अभी आज 40 मिनट्स के सेशन में कवर किया है, बट आपको आपके कंसल्टेंट के पास अकेले में 1-1.5 घंटा बैठोगे तो आपको ये समझेगा कि क्या करना है क्या नहीं, तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। और उसको छुपाओ मत, उसको आपके अगर कोई ऑलरेडी रिटर्न्स फाइल करता है लेकिन ये दिखाता नहीं है, तो उसको दिखा के जाओ, नहीं तो खुद का ही लॉस होता है। मैं अगर आज 5 लाख का लॉस कर रहा हूँ ऑप्शंस में, तो 4 साल के बाद भी मैं 5 लाख का लॉस नहीं करने वाला हूँ। वो लॉस कम होगा या मैं 50,000 का तो भी प्रॉफिट कमाऊंगा, और मेरा दूसरा इनकम 10 लाख से ज्यादा है, तो 50,000 में मेरा 15,000 तो टैक्स जाएगा। एक तो 50,000 में आपका ब्रोकर जो है वो पहले से ब्रोकरेज ले लेगा, फिर से इनकम टैक्स भी लगी। तो आज लॉस डिक्लेयर करो तो कल के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट उतना बर्डन आपका कम हो जाएगा। राइट, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। कोई क्वेश्चंस है? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। अनम्यूट करता हूं मैं एक बार, अनम्यूट नहीं है तो। इवन सैलरीड पर्सन को भी मुझे लगता है ITR 3 भरना है तो कोई कंसल्टेंट होगा तो अच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म और कॉम्प्लिकेशंस, वो प्लस माइनस क्या हो जाता है उसमें। अनम्यूट करो सर, रौनक जी एक बार अनम्यूट। I have a question on the advance tax. हम्म अगर मेरा सैलरी इनकम नहीं है लेट्स से, हम्म या फिर है भी, हम्म और मेरा F&O बिजनेस है, राइट, आई एम हम्म ट्रेडिंग बिजनेस है, हम्म तो हर क्वार्टर में मुझे एडवांस टैक्स भी पे करना है, देखो मगर आपको मुझे पता नहीं कि अभी मेरा प्रॉफिट कितना आएगा कितना नहीं आएगा, यस राइट, वो यस। प्रोजेक्शन एग्जैक्टली नहीं है, तो हाउ शुड आई डू इट? अगर आपको आपका प्रेडिक्शन ही है नहीं, तो आप एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहली चीज तो आप सैलरीड पर्सन हो और आपका खाली F&O का इनकम है, तो आपको 4 क्वार्टर में एडवांस टैक्स भरना जरूरी नहीं है। आपको खाली लास्ट क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में आप एडवांस टैक्स भर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो बेसिस चाहिए सर, नहीं तो फिर आप एडवांस टैक्स नहीं भर सकते। या फिर आप बोलो कि आज लाख रुपए भर देता हूँ, कल लॉस हो गया तो मुझे रिफंड मिल जाएगा इनकम टैक्स, वो तैयारी रखना पड़ेगा। लेकिन मार्च के बाद एडवांस टैक्स का विंडो क्लोज हो जाता है, और आपके लास्ट के 10 दिन में भी लॉसेस, 31 मार्च को भी बड़ा कुछ लॉस हो गया, तो फिर आप 31 मार्च को रात को जाके तो हम एडवांस टैक्स नहीं भर सकते हैं। तो नहीं उसके लिए मतलब साल भर का मुझे प्रोजेक्शन आ जाएगा, राइट, कि आई विल हैव अ फेयर आइडिया कि मेरा लास्ट 11 महीने में कितना टर्नओवर हुआ है, राइट, आपको 15 मार्च अप्रोक्सीमेट को उसका 15 मार्च तक का तो आपको मिल जाएगा ना कि कितना प्रॉफिट है या नहीं। ठीक है, तो पेनल्टी नहीं लगेगा कि मुझे हर क्वार्टर में भरना ही है करके? इफ इट नहीं, इज अगर जस्ट अ ऑडिट ट्रेडिंग नहीं है तो बिजनेस। खाली लास्ट क्वार्टर में, ऑडिट होता है तो फिर सारे क्वार्टर का प्रोविजन होता है। सर F&O हेलो 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 We हेलो can hear you, go ahead. हाँ बोलो। या F&O का जो लॉसेस है वो अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट इनकम से एडजस्ट हो सकता है क्या? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो अभी सर 2 मिनट अनम्यूट करो, म्यूट करो सबको, मैं एक कंसल्टेंट देता हूँ। अच्छा नीलेश सर, नीलेश सर, बाकी लोग आवाज बंद रखो, एक टाइम नहीं चालू करो। नीलेश सर आप जरा म्यूट कर दोगे सबको? ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सबको अनम्यूट करना पड़ेगा पर
आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, एक अभी मुझे गोरख अच्छा जी क्वेश्चन आपको पूछा है कि ओके एफ का लॉस रहेगा तो मैं वो नॉर्मल बिजनेस के सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बराबर है। अभी आपका दो चीज में बिजनेस, दो बिजनेसेस है, नॉर्मल बिजनेस छोड़ के दो बिजनेस है, एक F&O बिजनेस एंड सेकंड इज स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। सो इनकम टैक्स ने क्या बोला है, हम F&O बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस एज्यूम करेंगे, तो आपको नॉर्मल बिजनेस का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर नीलेश जी को ही पकड़ लो, नीलेश जी का लैपटॉप सेल का बिजनेस है और वो F&O भी किया है। लैपटॉप सेल के बिजनेस में समझो उन्होंने 5 लाख रुपया कमाया है और F&O में 2 लाख का लॉस हुआ है, तो वो F&O का लॉस बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल बिजनेस इज इक्वल टू F&O बिजनेस। अगर समझो नीलेश जी F&O नहीं करते हैं, नॉर्मल बिजनेस है और वो खाली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में करते हैं, F&O उनको नहीं जमती, तो अगर मेरा नॉर्मल बिजनेस में 5 लाख रुपीज का इनकम है और F&O में 2 लाख का लॉस है, सॉरी इंट्राडे में 2 लाख का लॉस है, तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपको इंट्राडे या स्पेकुलेशन से लॉस है तो वो आपका खाली स्पेकुलेशन बिजनेस के अंडर ही आपका सेट ऑफ होगा और वो आप खाली 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर F&O का लॉस है तो मैं 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि F&O बिजनेस इज इक्वल टू नॉर्मल बिजनेस, तो नॉर्मल बिजनेस को जो भी प्रोविजन है 8 साल लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वैसे ही आप F&O का लॉस भी 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और वो आपके नॉर्मल बिजनेस इनकम के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट अगर मेरा स्पेक्युलेटिव लॉस है, इंट्राडे से कुछ लॉस है, तो मेरा खाली इंट्राडे के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, वो मेरा ना F&O के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा ना दूसरे कोई बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, खाली इंट्राडे के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा और वो इंट्राडे का लॉस कैरी फॉरवर्ड भी खाली 4 साल होगा, खाली 4 इयर्स। 4 इयर्स के बाद भी मुझे इंट्राडे में प्रॉफिट होता नहीं है, तो 4 साल का लॉस मेरा लैप्स हो जाएगा। नहीं, F&O लॉस कोई भी बिजनेस रहेगा, कोई भी बिजनेस, उनका लॉस अदर देन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा नहीं, ना इंटरेस्ट इनकम, ना कैपिटल गेन, ना सैलरी, ना किसके अगेंस्ट। बिजनेस हेड के अंडर 3 बिजनेस की इनकम है, नॉर्मल बिजनेस, F&O बिजनेस, इंट्राडे बिजनेस। ये तीनों का कोई भी लॉस रहेगा तो इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, सैलरी किसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। F&O बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गए और इंट्राडे खाली इंट्राडे के अगेंस्ट, बाकी किधर कुछ मिलेगा नहीं। Got it. Anything else? ठीक है सर, एक बार अनम्यूट करता हूँ सबको, कुछ रहेगा तो एक बार लास्ट पूछ लेते हैं। अगर कुछ रहेगा Any तो बता question? दो। हेलो, हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, अमोल जी, कंपनी अकाउंट में ट्रेडिंग करना कब से चालू करना चाहिए rather than doing a private पर्सनल अकाउंट? कंपनी अकाउंट मतलब क्या, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? अगर मुझे मतलब जनरली अगर मेरा टर्नओवर बढ़ जाता है तो पीपल प्रिफर टू डू द ट्रेडिंग थ्रू ओपन अ कंपनी काइंड ऑफ थिंग, राइट? एक LLP निकालो और नहीं सर, लेकिन उसका वो अकाउंट पूरा बना अलग के फिर अलग ट्रेडिंग। सिनेरियो हो जाता है सर। उसमें आप क्या करते हो कि LLP स्टार्ट करके आप मुझे बोलोगे भाई तुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे दे दे, मैं तुझे मंथली फिक्स इतना दे दूंगा, वो पूरा सर अलग बिजनेस सिनेरियो हो गया। अभी उसके लिए नहीं, आपका खुद जो खुद का ही ट्रेडिंग करना है, अगर मुझे खुद का ही मेरा पैसा है, राइट? बट माय टर्नओवर एंड टोटल कैपिटल इज मोर हाँ, तो बड़ा आप है, राइट? इंडिविजुअल या तो प्रोप्राइटरी फिर भी मुझे, कर सकते हो ना, आपको LLP खोलने का कोई जरूरत नहीं है। LLP के लिए हाँ आपको मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, प्रोप्राइटरी या कुछ जो भी करना है वो कैसे करे और कब करना चाहिए? वो तो अभी आपका टर्नओवर अभी अभी भी अगर है 1 CR तो यू शुड ओपन वन प्रोप्राइटरी अकाउंट, करंट अकाउंट, और उसमें ही सब ट्रांजैक्शन करना चाहिए। आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, बात क्या बात है, लेकिन आपके अगर ब्रोकर से लेन देन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, 50 लाख हो रहा है, 10 लाख से ज्यादा अगर ब्रोकर से लेन देन होता है ना, तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड ओपन वन करंट अकाउंट और उसमें ही वो सब अपने ट्रांजेक्शन करना चाहिए। बिकॉज मैं प्रोपराइटर हूँ तो मेरे करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा मेरे पैन पे आएगा, मेरे इनकम में क्लब होगा, वो कोई दूसरा इनकम कंसिडर नहीं होगा। सो अगर 10 लाख से ज्यादा ब्रोकर से लेन देन होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो सेपर साइड यू हैव टू ओपन वन करंट अकाउंट और उसमें खाली F&O के पर्पस के लिए वो करंट अकाउंट ओपन होगा, बिकॉज दूसरा कोई आपका बिजनेस ही नहीं है, सैलरीड ही है इसके लिए। ओके, हेलो, हाँ बोलो। GST एक्सपेंस में नहीं जाएगा ना, GST एक्सपेंस में नहीं जाएगा। नहीं, अगर F&O में उसने GST लगाया तो यू कैन क्लेम एक्सपेंसेस, कैपिटल गेन में खाली ब्रोकरेज और STD। F&O में आपने वो इनकम या लॉस के लिए जो भी खर्चा किया है वो सब मिलेगा। अगर नीलेश जी ने आपको कल कंसल्टेंसी फीस पे GST भी लगाया तो वो भी आप एक्सपेंस करके क्लेम कर सकते हो।
बिजनेस प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या क्वेरी है सर? हेलो। हाँ बोलो। अच्छा, अभी अगर अपना डायरेक्टरशिप में या पार्टनरशिप में रहेगा बिजनेस, तो हाँ, तो उनका बैलेंस शीट में ये शो करना पड़ेगा ना, जो अभी ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ समझ गए सर क्वेश्चन मुझे। हाँ अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, तो अगर जी वो कंपनी एक अलग एंटिटी हो गया, आप डायरेक्टर अलग हो गए, ठीक है, जी कंपनी का रिटर्न अलग से फाइल होता है, डायरेक्टर हाँ का रिटर्न अलग से फाइल होता है, उनका पैन यस नंबर यस अलग है, आपका पैन नंबर अलग है, बराबर है। जी तो जी आपने आपके नाम पे जो भी शेयर है, आपके नाम पे जो भी ट्रेडिंग किया है, वो कंपनी को डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। उसका टैक्स अच्छा भरने का अच्छा हाँ लायबिलिटी आपका है, तो लॉस हुआ तो वो भी हाँ आपको ही कैरी फॉरवर्ड करना है, कंपनी में कोई ओ- जरूरत नहीं है। ओके ओके। और दूसरी चीज है, अभी अपने बैंक में जो डिपॉजिट रहेगा उसका जो ईयरली इंटरेस्ट आएगा, हाँ वो अभी हाँ, वो उसके ऊपर वो इसके पे ऐड हो जाएगा ना, मतलब अपना इनकम में हाँ, उसका अगर टीडीएस टोटल इनकम उसमें ऐड हो टीडी जाएगा वो। हाँ, तो अगर टीडीएस सर्टिफिकेट रहेगा तो वो रिफंड होगा। हाँ डिपेंड्स, आपको टैक्स भरने आता है तो उसमें एडजस्ट होगा, नहीं तो रिफंड हो जाएगा। अगर समझो आपको ओके एफडी में ओके लॉस है और आपको एफडी पे हाँ 3 लाख इंटरेस्ट मिला है और उस पे 30,000 हाँ टैक्स जी कट हुआ है, तो 3 लाख पे तो कुछ टैक्स यस नहीं, और जो भी एफ एंड लॉस है कैरी फॉरवर्ड होगा तो आपको 30,000 हाँ रिफंड आ जाएगा। अगर कल 10,000 टैक्स आता है तो 20,000 रिफंड आएगा। ओके ओके ठीक ओके है। यस यस ओके ओके क्लियर क्लियर ओके। पेंशन के केस में क्या होगा पूछ रहे हैं, पेंशन, हाउसवाइफ? पेंशन तो सर सैलरी, एक टाइप का सैलरी या अदर इनकम हो गया, वो तो उस पर तो टैक्स आएगा, ये कुछ सेट ऑफ होगा नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो भी लॉस है, जो भी प्रॉफिट है, वो आपका इसके अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। और बिजनेस पेंशन वगैरह कुछ बिजनेस कंसिडर होता नहीं है। अगर मैं सैलरीड की जगह कोई रिटायर्ड पर्सन हूँ या हाउस वाइफ हूँ, मुझे कोई पेंशन आ रहा है, तो भी मुझे 10 शेयर का लिमिट बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, क्योंकि एफ एंड ओ का ट्रेडिंग तो डिजिटली होने वाला है। और एफएनओ का लॉस बिजनेस के साथ नहीं होगा ना? होगा, एफ एंड ओ का बिजनेस के साथ होगा, स्पेकुलेशन का नहीं होगा। होगा, स्पेकुलेशन का नहीं होगा। और बैलेंस शीट फॉर ऑल एसेट्स टू बी शोन ओनली और एसेट्स रिलेटेड टू एफएनओ बिजनेस? नो नो, ऑल बैलेंस शीट ऑल ऑल बिजनेस, एसेट्स। ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स भी बता दो, आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्योंकि आप एफ एंड ओ करते हो तो उसका इनकम आपको किधर से मिलता है, पैसा किधर से लाते हो ट्रेडिंग करने, वो जानना रहता है ना इनकम टैक्स। इसलिए ऑल एसेट्स, जो भी जितना भी कैश आपके पास पड़ा है, बैंक बैलेंस है, कोई एसेट दूसरे कुछ है, सब आपको डिक्लेयर करना है। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ है सवाल तो पूछो, अदरवाइज हेलो क्वेश्चन। हेलो हाँ बोलिए रानी जी। सर, वो सर से पूछना चाहूंगी। हाँ सर मैं बोलो। जैसे हाउस हूँ, जैसे मैं लॉन्ग टाइम के लिए कुछ 1 लाख का शेयर्स वगैरह खरीदती थी, उसके लिए भी अलग से टैक्स रहेगा क्या? हाँ मैं लॉन्ग तो टर्म एक का, हाउस वाइफ हूँ, मेरा लॉन्ग कुछ टर्म, बोलो कुछ बोलो। का कुछ बिजनेस कुछ वगैरह कुछ भी नहीं है, एक हाउस वाइफ हूँ। जो भी हम्म सेल वगैरह जो भी पैसे वगैरह जो पे देते हो हस्बैंड से लेती हूँ। तो हम्म जो भी मैं जो कर रही हूँ, तो इसके लिए अलग से कुछ चार्जेस देना पड़ेंगे क्या अभी मुझे? अभी समझो आपने हस्बैंड से पैसे लिए, वो तो अभी गिफ्ट हो गया एक प्रकार का, उस पर टैक्स आएगा नहीं। लेकिन हस्बैंड से पैसा लेके अगर आप आपके नाम पे शेयर्स ले रहे हो, तो अगर उसका प्रॉफिट रहेगा तो आपका ही आएगा ना, हस्बैंड का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। तो अगर उसका प्रॉफिट, मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर उसका प्रॉफिट मेरा समझो 2.5 लाख तक है और मेरा दूसरा कुछ इनकम नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो आप हाउस वाइफ, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता है, सेविंग इंटरेस्ट भी बहुत नॉमिनल आता है, और आपको कैपिटल गेन 2.5 लाख तक होता है, तो भी आपको रिटर्न नहीं फाइल किया तो भी चलेगा, टैक्स आएगा ही नहीं आपको। लेकिन आपका इनकम 4 लाख है और वो 4 लाख में लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो 1.5 लाख है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल का टैक्स भरना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच रौनक ये जी। और किसी को ये पूछना है तो एक लास्ट एक पूछ ले। हाँ एक बोल लास्ट जी। एक क्वेश्चन। अगर ये ऐसे वाइफ के अकाउंट में हम पैसे डाल रहे हैं, राइट, एंड उनके अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये अभी एज यू सेड राइट कि वो गिफ्ट हो गया वाइफ को, जो अगर हस्बैंड से अकाउंट से पैसा जाता है तो उसका कुछ लिमिट है क्या? नहीं, अगर ब्लड रिलेशन या स्पाउस को कुछ गिफ्ट देते रहेगा तो उसका कुछ लिमिट है नहीं। लेकिन एक ध्यान में रखो, आप आपके वाइफ के अकाउंट में जितना भी पैसा डालोगे, उतना इनकम आपका जनरेट होता हुआ दिखना चाहिए ना। अगर आपको समझो फॉर एग्जांपल साल का 15 लाख सैलरी आते हैं और आप 5 लाख का ट्रांसफर कर दे तो कोई बात नहीं है, मतलब जितना भी ट्रांसफर करेंगे उसका कहाँ से तो सोर्स दिखना चाहिए। बाकी ब्लड रिलेशन और स्पाउस के लिए गिफ्ट देने में कोई लिमिट है नहीं, कितना भी दे सकते हो। ओके।
सर का ईमेल एड्रेस भी मैं डाल दूंगा, एक बार यहाँ पे आप सर टाइप कर लोगे ईमेल एड्रेस तो अच्छा रहे, और फोन नंबर मैं चैट में डाल दूं मैं सर? डाल ही दूंगा ग्रुप पे डाल ही दूंगा मैं। सर एसटीटी का जो एक्सपेंस है उसको कैसे वो दिखाते हैं? ₹2.5 लाख का लिमिट है ना प्रवंजन जी, 2.5 लाख के ऊपर रहेगा आपका टोटल इनकम तभी टैक्स लगेगा ना, टोटल इनकम सब मिला के। ठीक है सर। ओके, एसटीडी तो मिलेगा ना, एसटीडी तो मिल रहा है, एसटीडी तो एक्सपेंस में, अगर बिजनेस दिखा रहे हो तो एसटीडी एक्सपेंस में आएगा ना सर, ब्रोकरेज और एसटीडी। सबसे पहला ठीक है। पॉइंट बोला है ब्रोकरेज एसटीडी आएगा, कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एफ एंड ओ, इंट्राडे, कुछ भी हो। यस 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 यस, ओके ठीक है सर, चलो मैंने सर, मेरा थैंक यू कॉन्टेक्ट सो डिटेल मच। भी चैट बॉक्स में डाला है, किसी को कुछ पूछना रहेगा तो, और नीलेश सर भी शेयर कर देंगे। ठीक है। हाँ मैं अभी शेयर कर लूंगा ग्रुप पे। यस हेलो, ओके, थैंक यू सो मच रौनक जी, यस सर, हेलो, थैंक यू सो मच यस, फॉर योर बाय। थैंक यू टाइम। थैंक यू यस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो सी यू ऑल, थैंक यू सुबह सर। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।